स्वागतम प्रेलिम्स 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध आओ समझें द UN system and global governance, global economy, trade, energy organizations, Indo-Pacific and Asian security groupings, major global coalitions and international forums, specialized institution, international law, transnational connectivity and transport corridors, India's bilateral trade pacts and agreements, geopolitics, territorial disputes and border operations, visas, migration and diaspora affairs and many more. नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन की उस कॉम्प्लेक्स दुनिया में उतरेंगे जो पिछले कई दशकों से हमारी दुनिया को चला रही है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो अब लगभग अपने 80वें साल में कदम रख रहा है। हमारा मेन गोल क्या है आज? इस पूरे यूएन के ढांचे और उसमें जो नए बड़े सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल सरल शब्दों में समझना। तो चलिए देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था तेजी से बदलती हुई 21वीं सदी के साथ खुद को आखिर कैसे ढाल रही है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 4 मुख्य हिस्सों में जाएंगे। पहला, UNAT सुधार रोडमैप। दूसरा, इकोसॉक और उसकी सामाजिक भूमिका। तीसरा, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार की दिशा में उठाए गए कदम। और आखिर में डेटा और सिक्योरिटी समितियों के टेक्निकल साइड पर बात करेंगे। एक मैक्रो से माइक्रो लेवल की जर्नी होगी आज। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द UNAT रिफॉर्म रोडमैप, अ सिस्टम वाइड एवोल्यूशन। चलिए इन बड़े सुधारों पर नजर डालते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है UNAT इनिशिएटिव एक्शन प्लान। दरअसल ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जिसे मार्च 2025 में खुद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया था। इसका सीधा सा मकसद है यूएन के 80 स्थापना वर्ष के आते आते पूरे सिस्टम ने कुछ बहुत ही जरूरी और डीपली नीडेड सुधार लागू करना। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक बिल्कुल डिसाइसिव मोमेंट। अब देखिए इस एक्शन प्लान के असल गोल्स क्या हैं। आसान शब्दों में कहें तो यूएन को और ज्यादा एजाइल, इंटीग्रेटेड और इफेक्टिव बनाना, मतलब संस्था तेजी से और एक बेहतर तालमेल के साथ काम करे। साथ ही जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और जो 20वीं सदी की ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं यानी लाल फीताशाही है उसे कम करना इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और जरूरी बात यह है कि रिसोर्सेज कम होने के बावजूद स्टाफ को बेहतर सपोर्ट देना भी इसमें शामिल है। एक तरह से ये पुरानी प्रणाली की कमियों को दूर करने का एक बेहतरीन प्रयास है। और ये सच में इस यूएन रिफॉर्म के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बड़ी खूबसूरती से जिंदा कर देता है। जब विभिन्न देश एक ग्लोबल राउंड टेबल पर कूटनीतिक सहयोग के लिए आगे आते हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए साथ मिल बैठकर फैसले लेते हैं, तभी ये चेंजेस असल में ग्राउंड पर दिखते हैं। अब इस मैक्रो लेवल रिफॉर्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाग 2 पर, इकोसॉक एंड सोशल एम्पावरमेंट स्ट्रक्चरल पिलर्स। अब यहाँ स्क्रीन पर जो ये नंबर 80 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अपने 80 साल पूरे कर रहा है, ठीक वैसे ही इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी अपनी स्थापना का 80वां वर्ष मना रहा है। दोनों का ये सफर बिल्कुल एक साथ एक पैरेलल ट्रैक पर चला है। तो थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इकोसॉक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें 54 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य काम क्या है? ये आर्थिक, सामाजिक और एनवायरमेंटल पॉलिसीज के बीच कोऑर्डिनेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2030 एजेंडा की निगरानी करना इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बड़ी बात यह है कि भारत को 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए इस काउंसिल में चुना गया है। डिप्लोमैटिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रोल है। इसी कड़ी में एक और बड़ा माइलस्टोन है हमारे सामने, नंबर 15, वर्ष 2025 असल में यूएन विमेन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये 15 साल काफी अहम रहे हैं। यूएन विमेन के मुख्य पिलर्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इसका काम सिर्फ एडवोकेट करना नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की प्रॉपर निगरानी करना और यूएन की अलग अलग एजेंसीज के एफर्ट्स को एक कॉमन थ्रेड में बांधना है। ये महिलाओं को उनके राजनीतिक और आर्थिक जीवन में आगे बढ़ाने पर फोकस करती है। साथ ही सदस्य देशों को टेक्निकल और पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट देती है और यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के सचिवालय के रूप में भी ऑपरेट करती है। और ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर देती है।
ग्लोब पर भारतीय झंडे के आगे मिलाते हुए हाथ साफ दिखाते हैं कि इन सारी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का फुटप्रिंट और उसकी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट कितनी तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, नेविगेटिंग ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, पॉलिसीज एंड प्रोटेक्शंस। यहाँ हम राइट्स बेस्ड पिलर्स और अंतर्राष्ट्रीय कानून की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे। नंबर 7। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। भारत को एक बार फिर 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में निर्वाचित किया गया है, और वो भी बिना किसी विरोध के। ये 7वीं बार है जब भारत इस पावरफुल परिषद का हिस्सा बना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट है। तो थोड़ा समझते हैं इस यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी को। ये जिनीवा में स्थित एक 47 मेंबर इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, पुराने मानवाधिकार आयोग को रिप्लेस करके। इसका मेन मैकेनिज्म क्या है? ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी यूपीआर के जरिए दुनिया भर के देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड्स की समीक्षा करता है। और इस पूरे काम में इसे सपोर्ट कौन करता है? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी OHCR। अब एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यूसीएम्स यानी यूनिलैटरल कोऑर्सिव मेजर्स। तो ठीक ये क्या होते हैं? दरअसल ये ऐसे सैंक्शंस या आर्थिक पाबंदियां हैं जो किसी एक देश या किसी रीजनल ग्रुप द्वारा लगाई जाती हैं, और वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिशियल अनुमति के बिना। बेसिकली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड टूल्स होते हैं, और इसका सीधा असर आम लोगों की जरूरी वस्तुओं और फाइनेंस तक पहुंच पर पड़ता है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये है कि यूएन जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूसीएमएस घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव की वोटिंग के आंकड़े सच में ध्यान देने योग्य हैं। इसके पक्ष में 116 वोट्स पड़े, विरोध में 51 वोट्स आए, और 6 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये आंकड़े बिना किसी शक के दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर ग्लोबल लेवल पर कितने अलग-अलग नजरिए और जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स मौजूद हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे इवॉल्व हो रहा है हमारे आखिरी सेक्शन में, भाग 4, डेटा सिक्योरिटी एंड कमिटीज, द टेक्निकल फ्रंटियर। जमाना बदल रहा है और उसके साथ ही ग्लोबल गवर्नेंस का तरीका भी। एक तरफ है वो ट्रेडिशनल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी तरफ है आज का नया रियलिटी, बिग डेटा और डेटा साइंस। आज के समय में ग्लोबल डेटा कलेक्शन का लैंडस्केप पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है। आधुनिक नीति निर्माण के लिए सिर्फ पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहना अब सफिशिएंट नहीं है। बिग डेटा का इंटीग्रेशन मॉडर्न गवर्नेंस के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। और इसी जरूरत को देखते हुए यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा यानी UNCEBD पिक्चर में आती है। इसे 2014 में बनाया गया था और शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस टेक्निकल समिति में 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इनका मेन फोकस क्या है? फास्ट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टैटिस्टिक्स दुनिया को देना। और अहम बात यह है कि हाल ही में भारत को इस समिति में शामिल किया गया है, जो फ्यूचर के ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड सेट करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब इसी टेक्निकल और सिक्योरिटी वाले हिस्से में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बॉडी आती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी। हाल ही में इस समिति में पाकिस्तान की नियुक्ति हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हालिया आतंकी घटनाओं को देखें तो भारत ने इस नियुक्ति और आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी चिंताएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रखी हैं। ये पूरा डेवलपमेंट हमें ऑब्जेक्टिवली दिखाता है कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल एंटी टेरर मॉनिटरिंग आपस में कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और यहाँ एक ऐसी बात है जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे ये ग्लोबल गवर्नेंस इतनी तेजी से बदल रहा है, संयुक्त राष्ट्र अपनी उन 20वीं सदी के मूल आदर्शों और इस 21वीं सदी की नई सच्चाइयों जैसे बिग डेटा और तेजी से बदलते राजनीतिक गठबंधनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे आने वाले कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय करेगा। इस सवाल के साथ संयुक्त राष्ट्र के 80वें वर्ष के इन सुधारों पर आधारित हमारा ये विश्लेषण यहाँ समाप्त होता है। इस डीपर जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे उत्साह के साथ आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उस उलझे हुए जाल या कह लीजिए उन तमाम नामों के अल्फाबेट सूप को सुलझाने वाले हैं, जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी पूरी दुनिया को स्थिर रखता है।
हम अक्सर न्यूज़ में तमाम तरह के शॉर्ट फॉर्म्स सुनते रहते हैं ना, लेकिन उनके पीछे का ये पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है, आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे आज के मुद्दों पर आते हैं। आज का हमारा ये सफ़र 3 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला है ग्लोबल ट्रेड और पार्टनरशिप्स, दूसरा है ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को रेगुलेट करना, और तीसरा है फाइनेंस, इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ग्लोबल ट्रेड एंड पार्टनरशिप्स, द रूल्स ऑफ द गेम। आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स और संधियां पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ठोस नींव रखती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO रातों रात नहीं बन गया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। 1948 में गैट की स्थापना से शुरुआत हुई, फिर 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड चला, उसके बाद 1994 के ऐतिहासिक मराकेश समझौते से होते हुए आखिरकार 1995 में WTO वजूद में आया, और आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के झगड़ों को सुलझाने में इसका रोल सबसे अहम है। जैसे अभी का ही एक ताज़ा मामला ले लीजिए, जहां ब्राज़ील ने अमेरिका के 50% टैरिफ वाले फैसले के खिलाफ WTO में औपचारिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। और ये मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक बाकियों से थोड़ा अलग है। दिलचस्प बात यह है कि एपेक देशों के बजाय इकोनॉमीज यानी अर्थव्यवस्थाओं पर फोकस करता है। प्रशांत महासागर के किनारे बसी ये 21 अर्थव्यवस्थाएं किसी सख्त कानून से नहीं बल्कि आपसी सहमति से काम करती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाल ही में दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शिखर सम्मेलन में दिखा, जहां सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से ग्योंगजू घोषणा को अपनाया। अब दक्षिण अमेरिका की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मर्कोस्यूर की। 1991 में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे ने मिलकर इस ताकतवर ट्रेड ब्लॉक की नींव रखी थी। अब आप सोचेंगे कि हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारत और ब्राज़ील ने अभी हाल ही में मर्कोस्यूर के तहत अपने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को और बड़ा करने का फैसला किया है। आसान शब्दों में कहें तो अब इन दोनों के बीच व्यापार में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स को शामिल किया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है हमारे दूसरे भाग से, रेगुलेटिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, फ्यूलिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। आखिर दुनिया भर में इस विशाल व्यापार को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से आती है? जब बात ग्लोबल एनर्जी की आती है तो 2 बड़े संगठनों का नाम सबसे ऊपर आता है, और इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, जो 1973 के तेल संकट के बाद बनाई गई थी। इनका पूरा फोकस हम जैसे उपभोक्ताओं पर है, सप्लाई स्थिर रहे और रणनीतिक भंडार बना रहे। वही दूसरी तरफ है OPEC, जो पूरी तरह से तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। इनका काम है सप्लाई को ऐसे कंट्रोल करना ताकि उत्पादकों को सही दाम और एक लगातार इनकम मिलती रहे। अगर हम IEA के विस्तार की बात करें तो इसका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। OECD ढांचे के तहत चलने वाले इस संगठन में अब कुल 33 सदस्य हो चुके हैं, और हां, फरवरी 2026 में कोलंबिया भी इसका नया सदस्य बन जाएगा। लेकिन सबसे शानदार बात है भारत का सफर। 2017 में सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर बनने से लेकर अब भारत पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर चुका है, और ये पूरी प्रक्रिया अब बिल्कुल अपने आखिरी चरण में है। अब जरा OPEC के सफर पर नजर डालते हैं। 1960 में बगदाद में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2016 में इन्होंने अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए 10 सहयोगी देशों को साथ मिलाया और बन गया OPEC प्लस। मार्केट में इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम एशिया में सप्लाई बाधित होने पर इन्होंने हाल ही में तेल उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने का एक अहम फैसला लिया, और ये संगठन अभी भी विस्तार कर रहा है। 2025 में ब्राज़ील को भी OPEC प्लस में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। तो व्यापार और ऊर्जा के बाद अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, फाइनेंस, इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक्स, द कनेक्टिव टिश्यू। अब $6.5 ट्रिलियन के इस विशाल आंकड़े के बारे में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAU की कुल GDP है। जरा सोचिए, ये लगभग 200 मिलियन लोगों के एक विशाल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाता है। और इतने बड़े बाजार की अहमियत भारत भी बहुत अच्छी तरह समझता है। EAU के साथ साझेदारी के ढेरों फायदे हैं। आसानी से मार्केट तक पहुंच, लंबी अवधि के रूसी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मजबूत एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार के नए विकल्प और इसका गहरा जियोपॉलिटिकल महत्व,
यही वजह है कि भारत और ईएयू ने हाल ही में मॉस्को में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आधिकारिक बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर दस्तखत किए हैं। चलिए अब थोड़ा वित्तीय सुरक्षा जालों यानी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स की बात करते हैं। आपने आईएमएफ का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ के बारे में जानते हैं? लोग अक्सर इसे कोई आम बेलआउट समझ लेते हैं, पर सच कहूं तो ये दोनों काफी अलग हैं। ईएफएफ एक मीडियम टर्म लोन है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में गहरे और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए दिया जाता है, जबकि पारंपरिक बेलआउट तो बस एक इमरजेंसी वाली फौरी राहत होती है। इस ईएफएफ का एक बिल्कुल ताज़ा और असली दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है। आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान की डगमगाती वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए ईएफएफ कार्यक्रम के तहत तुरंत $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। इसका मकसद सिर्फ काम चलाना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की जड़ों में जो बुनियादी कमियां हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक करना है। दुनिया को जोड़ने का एक और तरीका है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। 1902 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू के सदस्य देशों की संख्या है। सच मानिए, इतने देशों की सदस्यता के साथ ये दुनिया के सबसे विशाल और सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 1874 की ट्रीटी ऑफ बर्न से शुरू हुआ ये संगठन केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। 1948 से ये संयुक्त राष्ट्र की एक अहम एजेंसी है। आज के इस आधुनिक ई-कॉमर्स के युग में भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी यही संस्था है। भारत 1876 से ही इसका हिस्सा रहा है और अभी हाल ही में दुबई में शुरू हुआ इसका 28वां सम्मेलन ये साबित करता है कि 19वीं सदी का ये समझौता आज भी कितना ज्यादा प्रासंगिक है। हमने व्यापार से लेकर ऊर्जा और वित्त तक इन तमाम बड़े संगठनों को आज बहुत ही गहराई से देखा। तो अब जब हम तेजी से एक बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अलग अलग देशों के टकराते हुए हितों के बीच ये ऐतिहासिक संगठन भविष्य में अपना संतुलन कैसे बनाएंगे? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। आज नई नई चीजें सीखने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी अलायंसेस का एक पूरा जाल बिछा हुआ है ना, उसे समझना कभी-कभी अक्षरों की एक उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। क्वाड, ऑकस, स्क्वाड, ये सब आखिर हैं क्या? तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ये अलग-अलग ग्लोबल ग्रुप्स आखिर काम कैसे करते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 अहम चीजों को कवर करेंगे। पहला, रीजनल इंटीग्रेशन और आसियान। दूसरा, नेबरहुड मैरिटाइम सिक्योरिटी। तीसरा, ब्रॉडनिंग द एशियन डायलॉग। चौथा, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स। और पांचवा, एडवांस्ड डिफेंस ट्रीटीज। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के अलग-अलग देश इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के इस इतने कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़े हुए जाल को कैसे नेविगेट करते हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिकल पजल को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उनके बेसिक रीजनल रिश्तों को समझना होगा। क्योंकि देखिए, हर बड़ी डिफेंस ट्रीटी की नींव कहीं ना कहीं लोकल पड़ोस में ही रखी जाती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रीजनल इंटीग्रेशन और आसियान। ये टाइमलाइन देखिए, काफी दिलचस्प है। 1992 में सिर्फ एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर होने से लेकर 2022 आते आते एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक भारत और आसियान का ये सफर एक बहुत ही गहरे और मजबूत कूटनीतिक विश्वास को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब बस रातों रात हो गया, इसके पीछे पूरे 3 दशकों का स्ट्रेटेजिक धैर्य है। और हाँ, रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ राजनीति या इकोनॉमी नहीं होता। अब पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल को ही ले लीजिए। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हुए। ये इवेंट्स बे ऑफ बंगाल के इन देशों के बीच जो साझी सांस्कृतिक जड़ें हैं ना, उन्हें और गहरा करते हैं। जहाँ कई बार राजनीति उलझ जाती है, वहाँ अक्सर म्यूजिक और कल्चर ही नए रास्ते खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नेबरहुड मैरिटाइम सिक्योरिटी। यहाँ ये जो नंबर 5 है, ये सिर्फ एक साधारण नंबर नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में अपने मेंबर्स की संख्या ऑफिशियली बढ़ाकर 5 कर ली है। उनकी 8वीं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग में बांग्लादेश का एक नए मेंबर के तौर पर स्वागत किया गया। बे ऑफ बंगाल को सुरक्षित रखने के नजरिए से इसे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम माना जा रहा है।
अब इस लोकल मैरिटाइम ग्रुप का फोकस बिल्कुल क्लियर रहे, इसके लिए 5 पिलर्स तय किए गए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये पांचों पिलर्स ये कंफर्म करते हैं कि ये ग्रुप अपने असली मकसद से ना भटके और समंदर में उठने वाले जो भी कॉमन खतरे हैं उनका मिलकर मुकाबला करे। अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, ब्रॉडनिंग द एशियन डायलॉग। जब भी डायलॉग का दायरा बढ़ता है तो उसमें थोड़ी कूटनीतिक रगड़ या फ्रिक्शन होना बहुत आम बात है। जैसे चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को ही देख लीजिए। भारत ने वहां जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से साफ मना कर दिया। वजह, भारत डॉक्यूमेंट की भाषा से सहमत नहीं था और उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई जिक्र भी नहीं था। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मेंबर देशों के अलग अलग स्टैंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों को गहराई से इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 20वें ईस्ट एशिया समिट में माहौल थोड़ा अलग और ज्यादा कोऑपरेटिव दिखा। इस फोरम ने बहुत ही सक्सेसफुली कुआलालंपुर डिक्लेरेशन को अपना लिया। इस डिक्लेरेशन के जरिए सभी देशों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी कमिटमेंट को ऑफिशियली रीअफर्म किया। ये दिखाता है कि एक ही जियोपॉलिटिकल रीजन में अलग अलग मंचों पर कितने अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। इस नए ग्रुप स्क्वाड के बारे में जानना सच में काफी दिलचस्प है। 2024 में बना ये एक इनफॉर्मल अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका शामिल हैं। अब इसकी जो जॉइंट मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं उन्हें साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव और वहां चीन के प्रभाव के एक सीधे रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जा रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत ही शार्प और फोकस्ड कदम है। अब सबसे मेन बात ये समझने वाली है कि ये नया स्क्वाड पुराने और एस्टैब्लिश्ड क्वाड से कैसे अलग है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, उसने अभी हाल ही में अपनी 10वीं फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग पूरी की। हम जानते हैं कि क्वाड की शुरुआत 2004 में सुनामी के दौरान रिलीफ ऑपरेशंस के तौर पर हुई थी, जो आज एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने वाली एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप बन चुका है। इसके मुकाबले जो नया स्क्वाड है उसका मिशन काफी हद तक सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम रिस्पॉन्स तक सीमित है। दोनों के अपने अपने अहम रोल हैं, पर दोनों का ओरिजिन और फोकस एकदम अलग है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे इंटेंस कैटेगरी पर, एडवांस्ड डिफेंस ट्रीटीज। ऑकस एग्रीमेंट के तहत जो जिलोंग ट्रीटी हुई है, जरा उस पर गौर कीजिए। ये साफ तौर पर कहती है कि ये अगले 50 सालों के लिए यूके ऑस्ट्रेलियन बायलैटरल डिफेंस कोऑर्डिनेशन का कमिटमेंट है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल मीटिंग या मामूली डिक्लेरेशन नहीं है, ये लिटरली एक जनरेशनल मिलिट्री शिफ्ट है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक इस पूरे रीजन में महसूस किया जाएगा। ऑकस पैक्ट को हम 2 मेन पिलर्स में बांटकर समझ सकते हैं। पहला स्टेप है ऑस्ट्रेलिया को कन्वेंशनल हथियारों से लैस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हासिल करने के काबिल बनाना। ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स बिना सतह पर आए बहुत लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकती हैं, जो रीजनल नेवल बैलेंस को पूरी तरह बदल कर रख देगा। और दूसरा स्टेप है इस इंडो पैसिफिक रीजन की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एडवांस्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज को मिलकर डेवलप करना। तो आखिर में ये पूरा डिस्कशन हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स, ट्रीटीज और अलायंसेस का ये जो इतना ओवरलैपिंग और आपस में जुड़ा हुआ जाल हमने देखा, ये आखिर फ्यूचर के ग्लोबल ऑर्डर को किस तरफ ले जाएगा। इंडो पैसिफिक का फ्यूचर किसी एक देश के हाथ में नहीं है, बल्कि इस बात पर टिका है कि ये सारे अलग अलग ग्रुप्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये सोचने वाली बात है। खैर, इस डीप एनालिसिस में आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर के देश आपस में कैसे हाथ मिला रहे हैं और ये कूटनीतिक गठबंधन कितनी तेजी से बदल रहे हैं, इसके एक नए और दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम पूरा सफर तय करेंगे उन पुराने ऐतिहासिक आंदोलनों की नींव से लेकर आने वाले कल की उस नई कूटनीति तक जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर टिकी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए सामने स्क्रीन पर आज का हमारा ये स्पष्ट रोड मैप है। हम इन सभी ग्लोबल ग्रुप्स की शुरुआत, उनकी आज की ताकत और उनके बदलते स्वरूप को बस एक एक करके समझते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं कि इन वैश्विक गठबंधनों या जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, आखिर उसकी नींव पड़ी कैसे। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
ये कहानी शुरू होती है 1955 के बैंडोंग सम्मेलन से। सोचिए, उस वक्त 29 नए आज़ाद हुए एशियाई और अफ्रीकी देश एक साथ आए थे ताकि कोल्ड वॉर की महाशक्तियों के सामने उनकी अपनी एक स्वतंत्र आवाज़ हो। और यही वो मजबूत नींव थी जिसने 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम नाम को जन्म दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इन 5 संस्थापक नेताओं ने जो शुरुआत की थी वो आज यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देशों का समूह बन चुका है, वो भी बिना किसी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फॉर्मल चार्टर के। ये अपने आप में एक साझा सोच और एकजुटता की ताकत का बहुत बड़ा सबूत है। खैर, ये तो हुई बीते कल की बात। अब आते हैं आज के दौर के इन मॉडर्न ग्लोबल सम्मेलनों पर। लेकिन किसी भी भारी भरकम डेटा या स्टैटिस्टिक्स में उलझने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसे कहते हैं उबुंटू यानी उबंटू। ये एक अफ्रीकी दर्शन है जिसका सीधा सा मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। नेल्सन मंडेला जी की इस सोच ने ही दरअसल आज के इन बड़े सम्मेलनों में एकजुटता को एक नया और मजबूत आधार दिया है। उदाहरण के तौर पर जोहान्सबर्ग में हुआ 2025 का 20वां G20 शिखर सम्मेलन बिल्कुल इसी उबंटू की भावना पर टिका था। दुनिया के तमाम नेताओं ने मिलकर एकजुटता, समानता और स्थिरता की बात की और यहाँ सबसे बड़ा फोकस रखा गया ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों पर। अब एक सवाल उठता है कि G20 के फैसले इतने मायने क्यों रखते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये अकेला मंच पूरी दुनिया के 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ लिया गया एक छोटा सा फैसला भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। और ऐसी ही अनौपचारिक लेकिन मजबूत एकजुटता हमें IBS से इप्सा फोरम में भी देखने को मिलती है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 अलग-अलग महाद्वीपों के ये बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिना किसी स्थायी सचिवालय के ये देश IBS से फंड के जरिए गरीबी हटाने और साझा विकास पर लगातार फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ ग्रुप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ छोटे हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। आज का बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म एक दोहरी सच्चाई का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां ब्रिक्स अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम अफ्रीका में इकोवास को एक बड़ा झटका लगा है, जहां नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने ऑफिशियली इस ग्रुप से बाहर निकलने का फैसला किया है। और ब्रिक्स के इस नए विस्तार का असर कितना बड़ा है, इसे बस इस एक सिंगल नंबर से समझिए, 40%। ये नया और बड़ा हुआ ब्रिक्स ग्रुप अब अकेले ग्लोबल GDP का 40% और दुनिया की लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब जब ग्लोबल साउथ अपना विस्तार कर रहा है, तो ऐसे में जो हमारे ट्रेडिशनल वेस्टर्न और यूरोपियन ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। जैसे हाल ही में कनाडा के कनानस्किस में हुए G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर काफी जरूरी और प्रोडक्टिव चर्चाएं हुईं। उसी तरह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का वाइमार त्रिकोण यानी कि वेमार ट्रायंगल जो 1991 में बना था, वो आज भी एक एकजुट और सुरक्षित यूरोप बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमने ऐतिहासिक और वर्तमान गठबंधनों को समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिर इन सब का भविष्य क्या है? भविष्य की ये झलक हमें मिलती है नई दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग से। ये भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, जहां दुनिया भर के टॉप थिंकर्स और नेता एक छत के नीचे आकर आने वाली अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का हल निकालते हैं। और इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही? रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव का लॉन्च होना। ये इस बात का बिल्कुल साफ इशारा है कि आने वाले कल में गठबंधन सिर्फ नज़दीकी बॉर्डर या भूगोल देखकर नहीं, बल्कि इस आधार पर बनेंगे कि देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। 2026 के रायसीना डायलॉग की ये थीम देखिए, संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति। ये एक लाइन आज के मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा सार है। हर देश अपने हितों को आगे रखना चाहता है, यानी दावा, लेकिन साथ ही ग्लोबल प्रगति के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य या अकोमोडेशन बिठाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है,
जैसे जैसे ये पुराने गठबंधन सिकुड़ रही हैं और टेक ड्रिवन नए ग्रुप तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या कल के सबसे प्रभावशाली वैश्विक गठबंधन साझा सीमाओं और भूगोल के आधार पर बनेंगे या फिर साझा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर? ये एक ऐसी दिलचस्प चर्चा है जो आने वाले पूरे दशक को डिफाइन करेगी। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। न्यूज़ में आपने अक्सर कई तरह के भारी भरकम एक्रोनिम्स यानी शॉर्ट फॉर्म सुने होंगे। कभी FATF, कभी ICC, तो कभी IMO। सच कहूं तो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को चलाने वाली इन इंटरनेशनल संस्थाओं की दुनिया किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इन्हीं उलझनों को सुलझाने वाले हैं। हम सीधे उन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च के बेस पर बात करेंगे जो हमें इन संस्थाओं की असली पिक्चर दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहली नज़र में अगर आप ग्लोबल स्टेज को देखें तो ये एकदम किसी केओस या अराजकता जैसा लगता है, जहां हर देश अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ नियम बनाने वाली बॉडीज का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। और यकीन मानिए, यही वो ढांचा है जो हमारे समंदरों के व्यापार से लेकर इंटरनेशनल जस्टिस तक हर चीज को बिखरने से रोकता है। तो आज के हमारे इस सफर के 5 मेन स्टॉप्स हैं। पहला, समंदर के नियम। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंस की निगरानी। तीसरा, ICC बनाम ICJ का ग्लोबल जस्टिस। चौथा, विवाद सुलझाने का एक बिल्कुल नया ऑप्शन। और पांचवां, ग्लोबल डेमोक्रेसी। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, समुद्र के नियम, वैश्विक शिपिंग का संचालन। हम सब जानते हैं कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार समंदर के रास्ते होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल और खुले जल क्षेत्र में सुरक्षा के नियम आखिर तय कौन करता है? यहीं एंट्री होती है IMO की, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में जिनेवा में UN के एक सम्मेलन के बाद इसे बनाया गया था। इसका मेन काम क्या है? ये इंश्योर करना कि कोई भी शिपिंग कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में सुरक्षा या पर्यावरण के साथ कोई समझौता ना करे। बस यही वो बॉडी है जो जहाज़ों के डिज़ाइन से लेकर उनके चलने तक हर चीज़ को रेगुलेट करती है, ताकि हमारे महासागर सुरक्षित रहें। और इसका स्केल देखिए, इसके पूरे 176 मेंबर देश हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड के लिए ये संस्था कितनी ज़्यादा क्रूशल है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत जैसे बड़े देश को 2026-27 के लिए सबसे ज़्यादा वोटों के साथ IMO की काउंसिल में फिर से चुना गया है। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इन इंटरनेशनल मैरीटाइम पॉलिसीज को बनाने में कितनी गहराई से इन्वॉल्व्ड हैं। सेक्शन 2, वैश्विक वित्त की निगरानी, पैसे के लेन देन पर नजर। चलिए अब समंदर के लहरों से निकलकर इंटरनेशनल कैपिटल के इनविजिबल फ्लो की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में पैसा एक पल में यहां से वहां पहुंच जाता है। लेकिन इस पैसे को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के बाउंसर के रूप में काम करता है FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में G7 देशों ने इसे बनाया था और तब इसका पर्पस सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था। लेकिन फिर 2001 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया ताकि टेरर फंडिंग पर भी पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। अब ये FATF काम कैसे करता है, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। FATF अपनी पावर का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 लिस्ट्स के जरिए करता है। पहली है ग्रे लिस्ट। इसमें उन देशों को डाला जाता है जिन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, क्योंकि वो टेरर फंडिंग के लिए सेफ हेवन बन सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस है ब्लैक लिस्ट। इसमें ईरान जैसे वो देश आते हैं जो इन इंटरनेशनल मानकों को पूरी तरह फेल रहे हैं। अगर कोई देश इन लिस्ट्स में आ गया तो समझ लीजिए उस देश के लिए ग्लोबल ट्रेड और बाहर से इन्वेस्टमेंट हासिल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सेक्शन 3, वैश्विक न्याय, ICC बनाम ICJ। अक्सर न्यूज़ में इन 2 अदालतों के नाम सुनकर बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग पर्पस के लिए काम करती हैं। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में बनी थी। इसका काम दुनिया के सबसे जघन्य अपराध करने वाले इंडिविजुअल्स यानी इंसानों पर सीधे तौर पर मुकदमा चलाना है। इसके बिल्कुल उलट है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 1945 में बनी बहुत पुरानी संस्था है और ये इंसानों पर नहीं बल्कि 2 अलग-अलग देशों के बीच के कानूनी विवादों को सुलझाती है। अब जरा ICC जिन क्राइम्स को हैंडल करती है उनकी सीरियसनेस को देखिए। ये कोई आम कोर्ट नहीं है। ये जेनोसाइड यानी नरसंहार जैसे भयंकर मामलों को देखती है। इसके अलावा मानवता के खिलाफ अपराध, जहां आम नागरिकों पर बड़े पैमाने पर हमले होते हैं, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध,
सच कहूं तो ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो स्पेशली इन भयानक मामलों की सुनवाई के लिए ही बनाया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इन अदालतों की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? देखिए, आईसीसी के फैसले कानूनी रूप से बाइंडिंग तो होते हैं, लेकिन इसके पास किसी को अरेस्ट करने के लिए अपनी कोई पुलिस फोर्स है ही नहीं। ये पूरी तरह से देशों के कोऑपरेशन पर डिपेंड करती है। मतलब जो देश इसके मेंबर नहीं हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन या भारत, वो इसके अरेस्ट वारंट पर कोई भी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आईसीजे के फैसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के थ्रू लागू किए जा सकते हैं, हालांकि वहां वीटो पावर की अपनी एक अलग ही राजनीति चलती है। सेक्शन 4, मध्यस्थता का नया विकल्प, प्रतिमान में बदलाव। अब तक हमने जो अदालतें देखीं वो ज़्यादातर पश्चिमी देशों के प्रभाव वाली थीं, लेकिन अब पूर्व से यानी ईस्ट से एक बिल्कुल नया ऑल्टरनेटिव उभर रहा है, IOEMET। इसे आधिकारिक तौर पर मई 2025 में हांगकांग में लॉन्च किया गया। ये चीन के लीडरशिप में बना दुनिया का पहला ऐसा इंटरगवर्नमेंटल लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट कचहरी और मुकदमों के बजाय पूरी तरह से मीडिएशन यानी मध्यस्थता के लिए डेडिकेटेड है। इसे सीधे तौर पर आईसीजे जैसी अदालतों के एक शांत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और इसका एक इम्पैक्ट देखिए। हांगकांग में जब इसका उद्घाटन हुआ तो ऑन स्पॉट 33 देशों ने संस्थापक सदस्यों के रूप में इसके एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। ग्लोबल कूटनीति की दुनिया में किसी बिल्कुल नई संस्था के लिए इतना अट्रैक्शन और इतनी तेज शुरुआत मिलना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इतने सारे देशों को ये नई संस्था इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही है? इसका जवाब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है, जैसे सॉवरन इक्वालिटी यानी संप्रभु समानता और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करना। ये उन देशों के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपने आपसी विवाद शांति से सुलझाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी विदेशी अदालत के फैसलों या बाहरी दखल के आगे झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सेक्शन 5, वैश्विक लोकतंत्र को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया। चलिए अब अपने इस ग्लोबल वर्ल्ड टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम किसी ऐसी संस्था की बात नहीं करेंगे जो क्राइम की सजा देती है, बल्कि एक ऐसी संस्था की बात करेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत बनाती है, इंटरनेशनल आइडिया। 1995 में बनी इस संस्था का बस एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में एक मजबूत, इंक्लूसिव और जवाबदेह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसके 35 मेंबर देश हैं और ये संगठन दुनिया भर में इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लगातार काम करता है। और यहाँ भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते भारत ने 2026 के लिए इस संस्था की अध्यक्षता यानी चेयरशिप संभाली है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। ये दिखाता है कि भारत के इलेक्शन कमीशन और हमारे चुनावी प्रोसेस की ग्लोबल लेवल पर कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। आज के समय में जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे में भारत का ये रोल एक बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव मैसेज देता है। तो आज हमने जिन भी संस्थाओं के बारे में बात की, उन सबको देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे IOMED जैसे नए मीडिएशन पर फोकस करने वाले संगठन उभर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में ICC और ICJ जैसी हमारी पुरानी और पारंपरिक अदालतों का प्रभाव कम हो जाएगा? सच कहूं तो इंटरनेशनल रूल्स की ये जो एक्रोनिम्स की भूल भुलैया है, ये लगातार बदल रही है और ग्लोबल पावर के बैलेंस को एक नया रूप दे रही है। आपको क्या लगता है? खैर, इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर पे नजर रखना तो पक्का बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुनिया का नक्शा हथियारों से नहीं बल्कि कंक्रीट, रेलवे लाइनों और गहरे समुद्र के बंदरगाहों से दोबारा खींचा जा रहा है। ये आधुनिक युग का एक ऐसा ग्रेट गेम है जो पूरी तरह से कनेक्टिविटी के इर्द गिर्द घूमता है। दुनिया की बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए विशाल परिवहन गलियारे का निर्माण कर रही हैं, और सच कहा जाए तो ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, यह सीधे तौर पर 21वीं सदी की पावर को कंट्रोल करने की होड़ है। तो इस पूरी भू राजनीतिक बिसात को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे व्यापार के कुछ प्राचीन मार्गों से। उसके बाद चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को डिकोड करेंगे, नए खुल रहे आर्कटिक रास्तों पर नजर डालेंगे, और अंत में भारत के स्ट्रेटेजिक काउंटर मूव्स और बंदरगाहों की आमने सामने की टक्कर को भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, यानी व्यापार के उन प्राचीन मार्गों से जो आज की इस आक्रामक कनेक्टिविटी की असली नींव हैं। आधुनिक हाईवे और बुलेट ट्रेन के जमाने से बहुत पहले कनेक्टिविटी का मतलब इंसान के धैर्य और प्रकृति की कठोरता के बीच की लड़ाई हुआ करता था। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है टी हॉर्स रोड या चाय अश्वमार्ग।
जरा कल्पना कीजिए, व्यापारी 10,000 फीट की बर्फीली और खतरनाक ऊंचाई पर चाय, घोड़ों और जड़ी बूटियों का व्यापार कर रहे हैं। 618 ईस्वी के तांग राजवंश शुरू होकर 10वीं शताब्दी तक ये एक विशाल नेटवर्क बन गया था। हालांकि 1949 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इसमें भारी गिरावट आई, लेकिन ये ऐतिहासिक रास्ते आज भी हमें याद दिलाते हैं कि भूगोल को पार करके एक दूसरे से जुड़ने की ये चाहत कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। तो प्राचीन रास्तों से निकलकर अब सीधे आज के दौर में आते हैं और बात करते हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जो यकीनन इस सदी की सबसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। 2013 में शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट कोई आम सड़क या पुल का निर्माण नहीं है। इसका पैमाना पूरी तरह से अभूतपूर्व है। भूमि आधारित सिल्क रोड और समुद्री सिल्क रोड का ये एक ऐसा विशाल जाल है जो एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। खरबों डॉलर के भारी भरकम निवेश के साथ चीन बुनियादी ढांचे के इस महासागर के जरिए ग्लोबल ट्रेड के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को अपनी तरफ खींच रहा है। और इस पूरे ग्लोबल इनिशिएटिव का जो क्राउन जूअल है वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी CPEC। 2015 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीन के काशगर शहर को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि इसके जरिए उसे मलक्का जलडमरू मध्य को पार किए बिना ही सीधे अरब सागर तक पहुंच मिल जाती है। ऊर्जा और परिवहन पर केंद्रित इस गलियारे को अब अफगानिस्तान के काबुल तक बढ़ाया जा रहा है, जो दक्षिण और मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। लेकिन कूटनीति का ये खेल केवल जमीन और गर्म पानी तक ही सीमित नहीं है। अब ग्लोबल ट्रेड के लिए एक नया पोलर फ्रंटियर भी खुल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने एक बिल्कुल नई भू राजनीतिक वास्तविकता को जन्म दिया है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से रूस के उत्तरी तट के साथ साथ एक नया और काफी सस्ता शिपिंग मार्ग खुल गया है, जिसे पोलर सिल्क रोड कहा जा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया जलवायु परिवर्तन के नुकसानों से जूझ रही है, वहीं रूस और चीन इस नए आर्कटिक समुद्री मार्ग का रणनीतिक लाभ उठाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस नए मार्ग की क्षमता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर करें, 18। जी हां, हाल ही में इस्तांबुल ब्रिज नाम के एक चीनी कमर्शियल जहाज ने इसी आर्कटिक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए चीन से यूनाइटेड किंगडम तक का अपना सफर महज 18 दिनों में पूरा कर लिया। अगर यही जहाज पारंपरिक स्वेज नहर के रास्ते से जाता तो कम से कम 1 महीना लगता। समय और ईंधन की ये भारी बचत भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन के गणित को पूरी तरह से पलट सकती है। अब भू राजनीति में हर बड़े कदम का एक रणनीतिक जवाब भी होता है। तो आइए देखते हैं कि भारत इस पूरे चक्रव्यूह का कैसे मुकाबला कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड के जो घोषित लक्ष्य हैं और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत ने शुरू से ही संप्रभुता के मुद्दे पर CPEC का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। इसके अलावा पूरी दुनिया ने श्रीलंका जैसे देशों में डेब्ट ट्रैप या ऋण जाल कूटनीति के विनाशकारी परिणाम देखे हैं। इसके सीधे जवाब में भारत एक पूरी तरह से अलग और सहयोगी दृष्टिकोण अपना रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण श्रीलंका में कांकेसंथुराई बंदरगाह का रिनोवेशन है, जो कर्ज के बोझ तले दबाने के बजाय क्षेत्रीय सहयोग और पारदर्शी विकास पर केंद्रित है। चीन के BRI के एक बहुत ही मजबूत विकल्प के तौर पर भारत ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की। यह पूर्वी और उत्तरी गलियारों के माध्यम से समुद्री मार्गों और एक विशाल रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को आर्थिक रूप से जोड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि इस पहल को अमेरिका, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों का भारी समर्थन प्राप्त है, जो इसे केवल एक ट्रेड रूट नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन बनाने वाला एक पावरफुल टूल बनाता है। लेकिन ये सारी हाई लेवल रणनीतियां आखिरकार जमीन पर कैसे दिखती हैं? इसका जवाब है बंदरगाहों की लड़ाई। अरब सागर के तट पर 2 बेहद अहम रणनीतिक बंदरगाह मौजूद हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वे एक दूसरे से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये मॉडर्न ग्रेड गेम का असली ग्राउंड जीरो है। एक तरफ पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जो चीन के लिए अरब सागर का प्रवेश द्वार है, और दूसरी तरफ ठीक उसके सामने ईरान का चाबहार बंदरगाह है, जिसे भारत ने अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए विकसित किया है। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। ये पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए भारत को सीधे अफगानिस्तान और ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया तक निर्बाध पहुंच देता है।
क्षेत्रीय तनावों के बावजूद भारत यहां पूरी तरह कमिटेड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ पश्चिम की ओर ही नहीं देख रहा, पूरब में भी भारत भूटान रेलवे परियोजनाओं जैसे कदम इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिनका मकसद अपनी सीमाओं के चारों ओर एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है। इन सभी गतिविधियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज के ये व्यापारिक मार्ग और बंदरगाह सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है। ये 21वीं सदी में कूटनीति और ग्लोबल पावर के नए हथियार बन चुके हैं। जैसे जैसे ये विशाल गलियारे दुनिया के नक्शे को नए आर्थिक और राजनीतिक हिस्सों में बांट रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाले कल में दुनिया की शक्ति की इन लाइफलाइंस को आखिरकार कौन कंट्रोल करेगा? सोचने वाली बात है ना? सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत की उस जबरदस्त और एग्रेसिव कूटनीतिक रणनीति के बारे में, जिसके जरिए दुनिया भर में द्विपक्षीय समझौतों यानी बायलैटरल एग्रीमेंट्स का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। असल में भारत अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, बल्कि खुद को एक नए ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित कर रहा है। और ये जो अलग अलग देशों के साथ लगातार समझौते हो रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं है। ये भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। ये सिर्फ अलग अलग देशों से सामान बेचने या खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाने की एक बहुत ही सोची समझी और सॉलिड रणनीति है। तो चलिए इस पूरी कूटनीति के विशाल जाल को आसानी से समझने के लिए एक रोड मैप सेट कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस नए द्विपक्षीय युग से, फिर कुछ मेगा एफटीएज को समझेंगे, इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, फिर एनर्जी और लीगल सेक्टर में होने वाले सहयोग, और आखिर में देखेंगे भारत का ये बदलता हुआ ग्लोबल स्वरूप। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, मेगा एफटीए का विश्लेषण, यानी बाजार तक पहुंच और उसके आगे की संभावनाएं। यहां हम मुख्य रूप से उन बड़े मुक्त व्यापार समझौतों को देखेंगे जिनका सीधा मकसद भारतीय सामानों की इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच को कई गुना बढ़ाना है। अब इस मदर ऑफ ऑल डील्स यानी भारत यूरोपीय संघ एफटीए को ही ले लीजिए। ये डील पूरी तरह से बराबरी और आपसी फायदे पर टिकी है। इसे ऐसे समझिए, यूरोपीय संघ ने अपनी 97% टैरिफ लाइन्स भारत के लिए खोल दी हैं, और इसके जवाब में भारत ने भी यूरोपीय संघ को अपनी 92.1% टैरिफ लाइन्स तक पहुंच दे दी है, बिल्कुल तराजू के दो पलड़ों की तरह। और इसका फायदा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डील भारत के उन सेक्टर्स के लिए एकदम गेम चेंजर है जिनमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए, कपड़ा, चमड़ा, जूते चप्पल, रत्न और चाय जैसे उद्योगों को यूरोपियन मार्केट में तुरंत ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। अगर आंकड़ों में बात करें तो ये करीब $33 बिलियन का भारी भरकम बूस्ट है, जो सीधे सीधे भारतीय निर्यातकों को दुनिया में सबसे आगे ला खड़ा करेगा। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत न्यूजीलैंड एफटीए को देखें तो ये रणनीति और भी पक्की नजर आती है। यहां भारतीय निर्यात पर पूरे 100% जीरो टैक्स की सुविधा है, लेकिन साथ ही भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखने के लिए डेयरी और फार्मिंग के 30% बाजार को बचाकर भी रखा है। और तो और इसमें आयुष में सहयोग के साथ साथ छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियमों में भी कमाल की छूट दी गई है। लेकिन इस पूरे एग्रीमेंट में जो नंबर सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है $20 बिलियन। जी हाँ, इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड आने वाले 15 सालों में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में $20 बिलियन का सीधा निवेश करने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सुरक्षित करना, यानी समझौतों को पूंजी में बदलना। व्यापार की बात तो हो गई, लेकिन अब फोकस उन एग्रीमेंट्स पर है जिनका मकसद भारत की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर विदेशी निवेश यानी एफडीआई को लाना है। इसी कड़ी में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा के साथ हुए टेपा एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और नया कदम उठाया गया है, एक स्पेशल भारत एफ्टा डेस्क बनाना। इसका सीधा सा काम यह है कि जो भी एफ्टा कंपनियां भारत में पैसा लगाना चाहती हैं, उनके लिए पेपरवर्क और सरकारी प्रक्रियाओं को एकदम आसान बना दिया जाए। और अगर एफ्टा के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की बात करें तो वो सच में ऐतिहासिक है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस समझौते के तहत अगले 15 सालों में भारत के अंदर रोजगार पैदा करने के लिए $100 बिलियन का एक विशाल निवेश आने वाला है, पूरे $100 बिलियन। अब मध्य पूर्व के समझौतों की बात करने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर ये द्विपक्षीय निवेश समझौता या कहें कि BIA असल में होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो यह दो देशों के बीच की एक ऐसी संधि है जिसका मेन फोकस एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश में लगाए गए पैसों को बढ़ावा देना और उसे पूरी कानूनी सुरक्षा देना होता है। और ठीक यही हमने इजराइल के साथ देखा है।
हाल ही में इजराइल के साथ हुआ BIA इसलिए इतना खास है क्योंकि इजराइल पहला ऐसा OECD सदस्य देश है जिसने भारत के एकदम नए मॉडल फ्रेमवर्क के तहत इस निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने दरअसल 1996 की एक बहुत पुरानी ट्रीटी की जगह ली है और ये भारत की नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ एकदम सटीक बैठता है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, ऊर्जा और कानूनी सहयोग। क्योंकि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ व्यापार या पैसे के लेन देन से कहीं आगे निकलकर रणनीतिक, कानूनी और पर्यावरण के मुद्दों तक गहराई से जुड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में बनी भारत UK अपतटीय पवन टास्क फोर्स को ही देख लीजिए। विजन 2035 के तहत शुरू की गई ये टास्क फोर्स कोई आम पहल नहीं है। ये क्लीन एनर्जी प्लानिंग और मार्केट डिजाइन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके जरिए समंदर के अंदर पवन ऊर्जा पैदा करने और समुद्र तल को पट्टे पर देने की रूपरेखा पर दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लीगल सेक्टर या अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT को समझना बहुत काम का है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां दो देश अपराधों को रोकने, उनकी जांच करने और मुकदमों में एक दूसरे को पूरी औपचारिक कानूनी मदद देने के लिए हाथ मिलाते हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है। भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए सिंगापुर के साथ इसी MLAT का इस्तेमाल किया। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच से जुड़े इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए इस ट्रीटी का वास्तविक दुनिया में बेहतरीन उपयोग किया गया। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भारत का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी मल्टी अलाइंड कूटनीति। कुल मिलाकर बात यह है कि UK के साथ क्लीन एनर्जी हो, सिंगापुर के साथ कानूनी मदद हो या फिर EFTA का $100 बिलियन का निवेश, इन सब के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और मल्टी अलाइंड मास्टर स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। दुनिया भर में बिछड़ा समझौतों का ये जटिल जाल आखिर इंटरनेशनल ट्रेड के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? एक बात तो तय है कि भारत का ये मल्टी अलाइंड नेटवर्क पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या आने वाले दशकों में दुनिया की इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल इन्हीं चुनिंदा कूटनीतिक समझौतों के हाथ में होगा? सोचने वाली बात है। दुनिया का नक्शा देखने में तो लगता है कि बस कुछ लकीरें खिंची हुई हैं, है ना? लेकिन असल में ये कोई साधारण चित्र नहीं है। ये एक बिछी हुई भू राजनीतिक बिसात है जहां हर चाल, हर खींची गई रेखा और हर फैसले का बहुत गहरा रणनीतिक मतलब होता है। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां आज हम दुनिया के नक्शे को आकार देने वाले इन निरंतर बदलावों और विवादित सीमाओं को डिकोड करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, क्या हमारे विश्व मानचित्र पर जो ये रेखाएं खींची गई हैं वो वाकई परमानेंट है? अक्सर हम मान लेते हैं कि ये तो पत्थर की लकीर हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो साफ हो जाएगा कि सीमाएं असल में जीवित, सांस लेने वाले समझौते हैं जिन्हें लगातार चुनौती दी जा रही है। ये कूटनीति, इतिहास और देशों के बीच शक्ति संतुलन का एक ऐसा नतीजा है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे भारत की अपनी जमीनी सीमाओं से, फिर हम चलेंगे दुनिया के समुद्रों में छिड़े विवादों की ओर। उसके बाद समझेंगे कि कैसे देशों के सैन्य पदचिन्ह या मिलिट्री फुटप्रिंट्स बदल रहे हैं, और आखिर में देखेंगे कि कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया का नक्शा कैसे फिर से आकार ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की अपनी बदलती सीमाओं की। ग्राउंड जीरो पर आखिर ये सीमा प्रबंधन या बॉर्डर मैनेजमेंट का घर्षण कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। आपने शायद भारत म्यांमार सीमा का नाम हाल ही में खबरों में सुना हो। यहाँ एक बेहद अनूठा सिस्टम हुआ करता था जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम या FMR कहते हैं। असल में 1968 में इसे इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इस बिना बाड़ वाली सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच गहरे पारिवारिक संबंध हैं। इस व्यवस्था के तहत वो बिना वीजा के सिर्फ एक बॉर्डर पास से एक दूसरे से मिल सकते थे। पहले इसकी सीमा 40 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब देखिए कैसे चीजें बदल रही हैं। अब इसे घटाकर मात्र 10 किलोमीटर कर दिया गया है। और तो और आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए 43 नियोजित सीमा द्वारों में से 22 को अब सक्रिय भी कर दिया गया है। ये एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे एक देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार के मानवीय रिश्तों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला पॉइंट ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक छोटा सा जलमार्ग भी कितना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मुहाना है, सर क्रीक।
ये सिर्फ पानी की कोई आम धारा नहीं है, ये पूरे उपमहाद्वीप के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। और सबसे बड़ी बात, माना जाता है कि यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार छिपे हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इन संसाधनों पर कंट्रोल का सीधा मतलब है ऊर्जा सुरक्षा और बहुत बड़ा आर्थिक फायदा। तो यहाँ असल विवाद क्या है? दरअसल ये पूरा झगड़ा 1914 के बॉम्बे प्रस्ताव की अलग-अलग व्याख्याओं पर टिका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत एक नियम होता है जिसे थालवेग सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जो जलमार्ग नौगम्य है, यानी जहां नावें चल सकती हैं, वहां सीमा बिल्कुल पानी के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। अब भारत का एकदम तार्किक दावा है कि हाई टाइड के समय सरक्रीक नौगम्य होता है, इसलिए ये सिद्धांत लागू होना चाहिए और बॉर्डर मध्य चैनल से बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि ये गैर नौगम्य है, इसलिए ये सिद्धांत लागू ही नहीं होता और वो पूरे पूर्वी तट को ही अपनी सीमा मानता है। चलिए अब पश्चिमी तट से सीधा उत्तर की ओर हिमालय की वादियों में चलते हैं। शख्सगाम घाटी हुंजा गिलगिट क्षेत्र में स्थित यह एक ऐसा इलाका है जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और कई बड़े भू राजनीतिक हितों का केंद्र बन चुका है। शख्सगाम घाटी का ये जो फ्लैश पॉइंट है ना, ये काफी जटिल है। बात 1963 की है, जब एक सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र से पूरे 5180 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल भूभाग चुपचाप चीन को सौंप दिया था। आज के समय में ये क्षेत्र $multi-billion वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन भारत का स्टैंड इस पर एकदम स्पष्ट है। भारत इस 1963 के समझौते को पूरी तरह से अवैध और अमान्य मानता है। भारत का साफ कहना है कि ये उसके क्षेत्र का अभिन्न अंग है, इसलिए यहाँ चीन का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो जमीनी सीमाओं की बात तो हो गई, अब हम महासागरों की ओर रुख करते हैं। आज के समय में समुद्र पर नियंत्रण का सीधा सा अर्थ है वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण। इसीलिए रणनीतिक जल क्षेत्र अब संघर्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गए हैं। ऐसा ही एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादित क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर का स्कारबरो शोल। ये कोई मामूली कोरल रीफ नहीं है। मछलियों का भंडार, जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह और प्रमुख शिपिंग लेन के एकदम करीब होने की वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से यहाँ चीन और फिलीपींस के बीच एक सीधा और काफ़ी तेज़ गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ चीन है जिसने 2012 के एक स्टैंड ऑफ के बाद से यहाँ अपना प्रभावी नियंत्रण बना रखा है और अब तो वो यहाँ 3524 हेक्टेयर का एक प्रकृति रिजर्व बनाने की योजना भी ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस है। फिलीपींस का कहना है कि भाई ये शोल पूरी तरह से उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र या EEZ के अंदर आता है। और खास बात यह है कि फिलीपींस को 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले का भी समर्थन मिला हुआ है जिसने चीन के दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना था। अब आइए देखते हैं कि ये समुद्री शक्ति प्रदर्शन कैसे आगे बढ़ता है। दक्षिण चीन सागर से निकलकर अब जरा हिंद महासागर के बीचों बीच आइए। यहाँ स्थित है चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया। ये जगह दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल करती है और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसका वजन बहुत भारी है। इन द्वीपों का इतिहास काफी दिलचस्प है। पेरिस की संधि के बाद 1814 में ये ब्रिटिश क्षेत्र बना था। फिर 1965 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि भाई मॉरिशस का व्यूपनिवेशीकरण तो अधूरा ही रह गया है। और अब जाकर 2024 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूके ने इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। डिएगो गार्सिया पर जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है ना, उसके लिए यूके ने 99 साल की लीज अपने पास बरकरार रखी है। अब चूंकि डिएगो गार्सिया की बात चली ही है, तो चलिए सीधे मिलिट्री बेस या सैन्य ठिकानों पर आते हैं। विदेश की धरती पर आपकी मिलिट्री की मौजूदगी आज के समय में भू राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा एंकर होती है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे देश लगातार अपने रणनीतिक प्रभाव को दुनिया भर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब ताजिकिस्तान में स्थित अयनी हवाई अड्डे का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत ने यहाँ अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। सोवियत काल का ये बेस कभी मध्य एशिया में भारत को रणनीतिक बढ़त देने वाली एक प्रमुख सुविधा माना जाता था।
और इसके उलट अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जैसी जगह आज भी ग्लोबल रडार पर एक प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। ये हमें साफ दिखाता है कि सैन्य पदचिन्ह कभी भी परमानेंट नहीं होते, ये समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम खंड में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने सेना और जमीन की बात की, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे बिना गोली चलाए कुछ अपरंपरागत और कूटनीतिक तरीकों से दुनिया के नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आज के मॉडर्न युग में नया क्षेत्र हासिल करने या उस पर अधिकार जताने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब पारंपरिक युद्ध या सीधे सैन्य आक्रमण का दौर कम हो रहा है और उसकी जगह ले ली है कूटनीतिक मान्यता और रणनीतिक गठबंधनों ने। आज के समय में देशों पर आर्थिक दबाव बनाना और डिप्लोमेसी संप्रभुता को परिभाषित करने के सबसे शक्तिशाली हथियार बन गए हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड को देखिए। ये इलाका 1991 से ही लगभग पूरी तरह से स्वायत्त और काफी स्थिर रहा है। इनका अपना एक काम करने वाला लोकतंत्र भी है, लेकिन दशकों तक इसे दुनिया भर में कोई बड़ी कूटनीतिक मान्यता नहीं मिल पाई। अब देखिए आधुनिक कूटनीति कैसे काम करती है। हाल ही में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इजराइल सोमालीलैंड की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस एक कदम का सीधा उद्देश्य सोमालीलैंड की कूटनीतिक साख को मजबूत करना है। हालांकि जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, पड़ोसी देश सोमालिया इस कदम का बेहद कड़ा विरोध कर रहा है। तो देखा आपने कैसे सिर्फ एक मान्यता से पूरे इलाके की राजनीति गर्मा गई। चलिए अब अफ्रीका की गर्मी से सीधे आर्कटिक की बर्फ की ओर चलते हैं। बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी रणनीतिक स्थिति और बर्फ के नीचे छिपे विशाल ऊर्जा और खनिज संसाधन इसे वैश्विक महाशक्तियों की आंखों का तारा बनाते हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो, लेकिन अमेरिका ने अलास्का को खरीदने के बाद से ही ग्रीनलैंड में बहुत लंबी दिलचस्पी दिखाई है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हाल ही में अमेरिका की ओर से अपरंपरागत दावे सामने आए, जिनमें रक्षा कारणों का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने की बात कही गई। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और कूटनीतिक रूप से इन दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि आज के दौर में सिर्फ पैसे या ताकत से आप किसी की संप्रभुता को नहीं खरीद सकते। तो सर क्रीक के मुहाने से लेकर शक्सगाम घाटी तक और स्कारबोरो शोल से लेकर ग्रीनलैंड की बर्फ तक, इन तमाम विवादों और कूटनीतिक चालों को समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा फ्लैश पॉइंट होगा जो आने वाले भविष्य में हमारे विश्व मानचित्र को मौलिक रूप से बदल कर रख देगा? एक बात तो तय है, हमारी ये वैश्विक सीमाएं अत्यंत संवेदनशील हैं और भू राजनीति की यह बिसात कभी रुकती नहीं है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बदलते नक्शे पर अपनी नज़र जरूर बनाए रखिएगा। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया भर में लोगों के आने जाने के इस तेजी से बदलते परिदृश्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां देश एक तरफ तो अमीर और खास टैलेंट वाले लोगों के लिए लिटरली रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पुराने वीज़ाज और लेबर रास्तों में ऐसे सख्त बदलाव कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। इन सारे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल अपडेट्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, एलीट ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस को आसान बनाना। तीसरा, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और डिपोर्टेशंस। और आखिरी में लेबर राइट्स और डायस्पोरा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कोटिंग एलीट ग्लोबल टैलेंट, द रेड कार्पेट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। आइए देखते हैं कि कैसे देश बहुत ज्यादा पैसा और स्पेशल स्किल्स लाने वालों के लिए कितने आकर्षक और नए रास्ते बना रहे हैं। अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को ही ले लीजिए। यहाँ एक बहुत ही साफ और बड़ा डिवाइड दिखता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल H-1B वीज़ा, जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है, लॉटरी बेस्ड है और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। और ठीक इसके ऑपोजिट उनका नया US गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है, जिसमें $1 से $2 मिलियन का भारी इन्वेस्टमेंट करके बिना किसी लंबे चौड़े पेपरवर्क के सीधे परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। ये साफ दिखाता है कि ट्रेडिशनल लेबर और बेहद अमीर लोगों के बीच अब कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। और जरा इस नए आंकड़े के बारे में सोचिए, $1 लाख।
जी हाँ, US H1B वीज़ा के लिए अब ये एक चौंका देने वाली नई एनुअल फी लग सकती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कभी सिर्फ $1500 हुआ करता था, वो अब सीधा $100,000 हो गया है। मतलब इतने पैसों में तो आराम से एक शानदार लग्जरी गाड़ी खरीदी जा सकती है। इतनी भारी फीस भरने के बाद भी आखिर H1B की असलियत क्या है? असल में ये अब भी एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा ही है, जो सिर्फ इन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ये 3 से 6 साल तक वैलिड रहता है, पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर निर्भर है और किस्मत यानी एक रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर बेस्ड है। और हिस्ट्री गवाह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमेशा से इंडियन प्रोफेशनल्स को ही मिलता रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये गोल्ड कार्ड बिल्कुल एक VIP रेड कार्पेट की तरह काम करता है। अगर कोई इंडिविजुअल $1 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता है या कोई कंपनी अपने फॉरेन एम्प्लॉय पर $2 मिलियन खर्च कर सकती है, तो उन्हें इस लॉटरी के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पुराने EB-5 वीज़ा प्रोग्राम को रिप्लेस करता है और EB-1 या EB-2 जैसी हाई प्रायोरिटी कैटेगरीज में अप्रूवल देता है। इसका सीधा सा मतलब है लीगल रेजिडेंसी और US सिटीजनशिप का एक क्लियर रास्ता। वैसे इस इलीट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की रेस में सिर्फ अमेरिका ही आगे नहीं है। UAE का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। इसके फ़ायदे वाकई कमाल के हैं। ये 5 या 10 साल के लिए वैलिड एक रीन्यूएबल वीज़ा है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत ही नहीं है। वीज़ा होल्डर 6 महीने से ज़्यादा UAE के बाहर आराम से रह सकते हैं और उनके स्पाउस और बच्चों को भी पूरी स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, स्मूथिंग द पाथ फॉर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। परमानेंट रेजिडेंसी के इन आकर्षक ऑप्शन से थोड़ा आगे बढ़कर आइए देखते हैं कि कैसे खास स्ट्रेटेजिक बिजनेस के लिए राष्ट्रीय सीमाएं अब काफ़ी खुलने लगी हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल इंडिया ने सेट किया है। भारत ने हाल ही में चाइनीज सिटीजन्स के लिए एक खास E4 वीज़ा यानी ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। इसका मेन टारगेट है सप्लाई चेन, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, क्वालिटी चेक्स और IT रैंप अप जैसे ज़रूरी कामों को आसान बनाना। इसकी एप्लीकेशन DPIIT पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन है। सिर्फ 45 से 50 दिनों में प्रोसेस हो जाती है और 6 महीने तक रुकने की परमिशन देती है। ये दोनों देशों के बीच रिलेशंस को प्रैक्टिकल लेवल पर बेहतर बनाने का एक बहुत ही टारगेटेड कदम है। और ठीक इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी भारत में एक यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस या LGO लॉन्च किया है। ये एक वन स्टॉप हब है जिसका मेन फोकस पहले ICT सेक्टर पर है, ताकि ज़रूरी टेक प्रोफेशनल्स EU के मेंबर देशों में आसानी से आ जा सकें। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग देश ज़रूरी स्किल्ड वर्कर्स के आने जाने का रास्ता स्मूथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। एक तरफ तो अमीर लोगों और टॉप टेक वर्कर्स के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, लेकिन माइग्रेशन के दूसरे छोर पर आखिर क्या चल रहा है? देश उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जो बिना अथॉरिटी के बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं? और यही सवाल इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस एंड डिपोटेशंस, द क्लोज डोर। जहां एक तरफ रास्ते खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रास्ते हमेशा के लिए सख्ती से बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि UK और फ्रांस के बीच हुआ नया ऑपरेशन हिल मोर। इंग्लिश चैनल के रास्ते होने वाली ह्यूमन स्मगलिंग को रोकने के लिए एक नया 1 in 1 out पायलट एग्रीमेंट बनाया गया है। और आपको बता दें, इस नए सिस्टम के तहत UK से डिपोर्ट होने वाला सबसे पहला व्यक्ति एक इंडियन नेशनल ही था। तो ये साफ है कि इलीगल राउट्स पर अब बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे हिस्से पर आते हैं, लेबर राइट्स एंड डायस्पोरा, द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी। यहाँ हम बात करेंगे लेबर मूवमेंट्स की हिस्ट्री और उन बड़े बदलावों की जो सीधे आम लोगों और डायस्पोरा कम्युनिटीज को असर करते हैं। अब मिडिल ईस्ट के लेबर लॉस को ही देख लीजिए, जहाँ एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली अपना दशकों पुराना कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है। ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम था जहां फॉरेन वर्कर को एक लोकल स्पॉन्सर, जो कि आमतौर पर उनका एम्प्लॉयर होता था, उसकी ज़रूरत होती थी। और उस एम्प्लॉयर के पास वर्कर के वीज़ा, लीगल स्टेटस, जॉब चेंज करने, यहाँ तक कि देश छोड़ने का पूरा कंट्रोल होता था। इस सिस्टम का अंत सच में एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस कफाला सिस्टम को क्यों हटाया गया? असल में ये सिर्फ वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन या पासपोर्ट रोकने जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए नहीं था। ये एक सोची समझी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी है।
ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से बिल्कुल अलाइन करता है, जिसका मकसद है सऊदी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और देश की तेल की कमाई पर जो पूरी डिपेंडेंसी है उसको कम करना। और जब हम लेबर और माइग्रेशन की बात करते हैं तो हमारा इतिहास काफी कुछ सिखाता है। 19वीं सेंचुरी के मिड और लेट हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनीज में कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने के लिए भारत से लेबरर्स गए थे, जिन्हें गिरमितिया कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि ये गिरमितिया शब्द कहाँ से आया? दरअसल ये अंग्रेजी शब्द अग्रीमेंट का ही एक बिगड़ा हुआ लोकल प्रोनाउंसिएशन था। ये ग्लोबल कम्युनिटीज के बनाने की शुरुआत का एक बहुत जरूरी ह्यूमन एलिमेंट है। आज इतने सालों बाद भी इन गिरमिटिया मजदूरों की विरासत जिंदा है। ये लोग ट्रिनिडाड एंड टोबैको, मॉरिशस, फीजी और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर जाके बस गए थे। आज कई पीढ़ियों के बाद भी उन्होंने बिहार और ईस्टर्न यूपी के साथ अपने गहरे कल्चरल लिंक्स बनाए रखे हैं और अपनी एक रिच भोजपुरी हेरिटेज को संभाल कर रखा है। और इसी डीप कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए हाल ही में इंडिया ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में इन गिरमिटियाज के डिसेंडेंट्स को OCI कार्ड्स इशू करने का बहुत ही अहम कदम उठाया है। ये सच में हमें बताता है कि माइग्रेशन सिर्फ बॉर्डर्स क्रॉस करना नहीं, बल्कि कल्चर को आगे बढ़ाना भी है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद इस एक्सप्लेनर के एंड में एक काफी बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां बिलियनियर्स और खास स्किल्स वालों के लिए तो बॉर्डर्स खुल रहे हैं, लेकिन आम या वल्नरेबल लोगों के लिए वही दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, वहां दुनिया ग्लोबल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल मोबिलिटी का बैलेंस कैसे बनाएगी? जब पॉलिसीज वेल्थ और प्रिविलेज पर बेस्ड होने लगेंगी तो आम इंसान की डिग्निटी का क्या होगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी दुनिया की सुरक्षा के ढांचे को पूरी तरह से बदल रहा है। सदियों पुराने ऐतिहासिक परमाणु समझौते और ट्रीटीज अब बिखर रहे हैं और उनकी जगह आधुनिक देश से देश के बीच होने वाले द्विपक्षीय या बाइलैटरल ऑपरेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक शिफ्टिंग आर्किटेक्चर है और इस आश्चर्यजनक बदलाव को समझना बेहद जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी डायलॉग की, फिर देखेंगे कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल कैसे टूट रहा है, इसके बाद बायोलॉजिकल और क्लस्टर वेपन्स पर प्रतिबंध की चर्चा होगी, और आखिर में इमर्जिंग बायलैटरल डिफेंस पैक्ट्स और मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ग्लोबल सिक्योरिटी डायलॉग। अगर ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म यानी वैश्विक सहयोग की बात करें तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी शुरुआत 1963 में वेरकुंडे के रूप में हुई थी और अभी हाल ही में 62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 40 से अधिक देश के नेता एक जगह इकट्ठा हुए। क्यों? ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चर्चा की जा सके। ये दर्शाता है कि एक वक्त पर शांति बनाए रखने के लिए ऐसे बड़े मंचों का कितना बड़ा महत्व था। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अनरैवलिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। यहां हम देखेंगे कि ये पुरानी संधियां कैसे टूट रही हैं। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 1991 में स्टार्ट आई के जरिए न्यूक्लियर हथियारों की लिमिट्स तय की गई थी। फिर 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई और 2011 में लागू हो गई। इसने एक बहुत ही जरूरी लिमिट सेट की थी। दोनों पक्षों के लिए तैनात स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स की संख्या स्ट्रिक्टली 1550 पर रोक दी गई थी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आज के समय में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है। ये परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए सच में एक बड़ा झटका है। और अब आती है 1968 की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT। ये ट्रीटी मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है: नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण उपयोग। हालांकि एक बड़ा और थोड़ा हैरान करने वाला डेवलपमेंट ये हो रहा है कि ईरान की संसद इस ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रही है। एक तरह से ये इस सदियों पुराने फ्रेमवर्क के सामने एक सीधी चुनौती है। इस NPT ढांचे में हमेशा से एक बड़ी बहस छिड़ती आई है, जहां देश 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिए थे, और दूसरी तरफ है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ये बिल्कुल एक हैव्स और हैव नॉट्स जैसा असमान ढांचा बन गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से इस मंच को असमान मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से लगातार इनकार किया है। न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल का एक और महत्वपूर्ण समझौता जो अब इतिहास बनता जा रहा है, वो है INF ट्रीटी।
1987 में साइन हुई और 1988 में लागू हुई इस ट्रीटी ने यूरो अटलांटिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन हाल ही में रशिया ने ऑफिशियल तौर पर इस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है। ये सच में सुरक्षा के नज़रिए से एक नया और थोड़ा चिंताजनक पन्ना खोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 500 से 5500 क्या है? ये कोई आम नंबर नहीं है। ये असल में उन ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की किलोमीटर रेंज है जिन्हें INF ट्रीटी के तहत पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अब सोचिए, जब ट्रीटी ही नहीं है तो इन खतरनाक रेंज वाली मिसाइल्स का खतरा फिर से हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। और ये आंकड़ा देखिए, 34। ये दर्शाता है 34 टन्स वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को। PMDA समझौते के तहत अमेरिका और रशिया दोनों ही इस मात्रा को नष्ट करने पर सहमत हुए थे। पता है ये मात्रा कितनी बड़ी है? इसमें लगभग 17,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की क्षमता है। लेकिन अब हाल ही में रशिया की संसद ने इस PMDA समझौते से भी बाहर आने की मंजूरी दे दी है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम हथियारों के नए भंडारण की तरफ फिर से मुड़ रहे हैं। चलिए, न्यूक्लियर की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, बैनिंग बायोलॉजिकल एंड क्लस्टर वेपन्स। न्यूक्लियर हथियारों से अलग एक और बड़ी चीज़ है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC अब अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1975 में लागू होने वाला ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक पूरी श्रेणी के विकास, उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। एक ऐसी संधि जिसने ऐसी किसी भी खतरनाक सोच पर पक्की लगाम लगाई थी। और हाँ, इसके साथ ही 2008 में ऑस्लो में अपनाया गया कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस यानी CCM भी है। ये क्लस्टर बॉम्ब्स हवा में फटते हैं और इनके छोटे सब म्यूनिशंस युद्ध खत्म होने के बरसों बाद तक आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने रहते हैं। हालांकि इस समझौते का एक बड़ा सच ये है कि अमेरिका, भारत, रूस और चाइना जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों ने इस ट्रीटी पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो इसका वैश्विक प्रभाव थोड़ा सीमित हो जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इमर्जिंग बायलेटरल डिफेंस पैक्ट्स। देखते हैं ये नए युग की साझेदारियां कैसी हैं। अब इस पर गौर कीजिए ताकि पता चले कि ये आर्किटेक्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ वो पुराना दौर है जहां दुनिया भर के देश एक बड़ी गोल मेज पर बैठकर ग्लोबल ट्रीटी साइन करते थे, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, दो देशों के बीच का मजबूत सहयोग और हैंडशेक। अब सारा फोकस व्यापक ग्लोबल ट्रीटीज से हटकर स्पेसिफिक कंट्री टू कंट्री स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पर शिफ्ट हो गया है, एकदम डायरेक्ट। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है रूस और भारत के बीच का रीलॉस एग्रीमेंट। यह समझौता सैन्य अभियानों या जॉइंट एक्सरसाइजेस को आसान तो बनाता है, लेकिन इसकी बिल्कुल स्पष्ट और तय सीमाएं हैं। जैसे कि एक समय में अधिक से अधिक 3000 पर्सनेल, 5 शिप्स और 10 एयरक्राफ्ट्स की ही अनुमति होगी। ये फ्रेमवर्क दिखाता है कि आज के समझौते कितने नापे तुले और टू द पॉइंट होते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये नए समझौते बिल्कुल टेक्निकल लेवल पर काम करते हैं, जैसे कि सोनोबॉयज। ये छोटे पानी में छोड़ने योग्य डिवाइसेस होते हैं जो समुद्र के भीतर सबमरीन या दुश्मन के किसी और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए इन्हीं सोनोबॉयज को मिलकर बनाने पर समझौता हुआ है ना काफी आधुनिक? ये दर्शाता है कि आज की बायलैटरल पार्टनरशिप्स पूरी तरह से टेक्निक पर आधारित हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, मेजर इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पॉइंट ये है कि आज के सैन्य अभियान काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ अमेरिका का सीरिया में हॉकाई स्ट्राइक है, जो एक डायरेक्ट टकराव वाला मिशन है। इसका मकसद आईसिस के आतंकियों और उनके आर्थिक नेटवर्क को टारगेट करना है। और ठीक इसके विपरीत एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, भारत का ऑपरेशन सागर बंधु, जिसमें साइक्लोन डिटवा के बाद श्रीलंका में मानवीय सहायता पहुंचाई गई। ये दोनों उदाहरण आधुनिक मिलिट्री ऑपरेशंस के स्पेक्ट्रम को बखूबी दर्शाते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु की सफलता के पीछे इंडियन नेवी के स्पेसिफिक एसेट्स का बड़ा योगदान रहा। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने राहत सामग्री तुरंत पहुंचाई थी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज सिर्फ पेपर पर नहीं होती। असल दुनिया में मुसीबत के वक्त जहाज और सैनिक वास्तव में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाते हैं। इन सारी बातों के बाद एक बड़ा सवाल हम सबको ठहरकर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। जब सदियों से चली आ रही, सभी को साथ लेकर चलने वाली ग्लोबल ट्रीटीज आखिरकार एक्सपायर हो रही हैं और बिखर रही हैं,
तो क्या आने वाले समय में दुनिया सिर्फ इन छोटे द्विपक्षीय समझौतों और रीजनल ऑपरेशंस पर ही निर्भर रहेगी ताकि शांति बनी रहे? ये डिफेंस का एक बिल्कुल नया ढांचा है दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है और जिस पर हमें डेफिनेटली गहरी नजर रखनी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को थोड़ा आसान बनाया होगा। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। सुनने में अक्सर ऐसा लगता है जैसे ये बस कागज के कुछ पन्ने हों, राइट? लेकिन असल में ये बहुत ही बारीकी से और सावधानी से तैयार किए गए ब्लूप्रिंट्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए एक सॉलिड नींव और स्पष्ट योजना की जरूरत होती है, दुनिया में शांति और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन समझौतों की जरूरत होती है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये पीस ब्लूप्रिंट्स कैसे काम कर रहे हैं। आज का हमारा सफर 3 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हो रही शांति पहलों को समझेंगे। उसके बाद दक्षिण एशिया के उन ऐतिहासिक समझौतों पर नजर डालेंगे जो आजकल भारी दबाव में हैं। और आखिर में हम अफ्रीका और कॉकेशस रीजन का रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। यहाँ कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के पुराने नियम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। यूं कह लीजिए कि इस पूरे रीजन का भू राजनीतिक नक्शा ही फिर से लिखा जा रहा है। बात जब मिडिल ईस्ट की कूटनीति की हो तो 2020 के एब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र आना लाजमी है। इसने डिप्लोमेसी का पूरा तरीका ही बदल दिया। दशकों से ये माना जाता था कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक अरब देश इजराइल से रिश्ते नहीं बनाएंगे। लेकिन एब्राहम अकॉर्ड्स ने बिना इस शर्त के ही इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच सीधे रिश्ते कायम कर दिए। और सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि कजाकिस्तान भी अब औपचारिक रूप से इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गया है, जो दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट लगातार फैल रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 142। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में फ्रांस ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रस्ताव के पक्ष में पूरे 142 वोट पड़े। सिर्फ 10 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 12 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये नंबर अपने आप में वैश्विक मंच पर मौजूद कूटनीतिक बंटवारे को साफ तौर पर दिखाता है। तो आखिर इस प्रस्ताव के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? UNGA द्वारा समर्थित इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के कुछ बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य हैं, जैसे कि गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना, 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान को लागू करना, एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य बनाना और बस्तियों के विस्तार पर रोक लगाना। कुल मिलाकर ये एक स्थायी शांति के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तय करने की कोशिश है। इसके समानांतर एक बिल्कुल नया ढांचा भी प्रपोज किया गया है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा नाम दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसका मेन काम अक्टूबर 2025 में होने वाले युद्ध विराम की निगरानी करना और युद्ध के बाद गाजा के हालात को संभालना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी समर्थन मिल चुका है। इस योजना को थोड़ा और करीब से देखें तो इसके आर्थिक और प्रशासनिक पहलू काफी विशाल हैं। इस बोर्ड को $10 बिलियन की एक बहुत बड़ी फंडिंग का सपोर्ट है और ये बोर्ड गाजा में लोकल गवर्नेंस के लिए नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा या NCAG नाम की एक कमेटी की निगरानी करेगा। यानी नागरिक प्रशासन और पब्लिक सर्विस का काम अब इस लोकल कमेटी के जरिए ही चलाया जाएगा। मिडिल ईस्ट से अब हम चलते हैं दक्षिण एशिया की तरफ। इस क्षेत्र में जो ऐतिहासिक संधियां दशकों से एक सेफ्टी गार्ड या सुरक्षा कवच का काम कर रही थीं, वो अब जबरदस्त दबाव में आ चुकी हैं। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तनाव पैदा हुआ है, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने डिप्लोमेटिक ब्लूप्रिंट्स को सच में एक बड़े टेस्ट में डाल दिया है। जब भी इस रीजन में कोई बड़ी घटना होती है तो इसका सीधा और गहरा असर इन स्थापित समझौतों पर देखने को मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे अहम ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट्स में से एक है 1972 का शिमला समझौता। इसके 3 सबसे मुख्य प्रावधान थे: किसी तीसरे पक्ष के दखल के बिना आपस में ही विवाद सुलझाना, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC तय करना और 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक समझौते को ही सस्पेंड कर दिया है।
दक्षिण एशिया का एक और बेहद जरूरी समझौता है 1960 की सिंधु जल संधि, जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। यह असल में संसाधनों के बंटवारे का एक बिल्कुल साफ गणित है। इसके तहत भारत के पास पूर्वी नदियों का कंट्रोल है, जो कुल पानी का 20% है, और पाकिस्तान के पास पश्चिमी नदियों का कंट्रोल है, जो बाकी का 80% हिस्सा है। ये एक ऐसा मॉडल है जो दशकों से बिना किसी बड़ी रुकावट के चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि ये ऐतिहासिक समझौते कितने नाजुक हो सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1972 के शिमला समझौते को सस्पेंड किया, तो दूसरी तरफ भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी। दोनों देशों का अपने अपने स्तर पर इन संधियों को रोकना ये साफ दिखाता है कि जब तनाव बढ़ता है तो पुराने कूटनीतिक सुरक्षा कवच कितनी जल्दी टूटने की कगार पर आ जाते हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अफ्रीका और काकेशस रीजन में लंबे समय से चल रहे संघर्षों को खत्म करने के लिए किस तरह के नए समाधान तैयार किए जा रहे हैं। अफ्रीका में एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा ने वॉशिंगटन अकॉर्ड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सिर्फ गोलियां रोकने का एग्रीमेंट नहीं है, ये एक 2025 के शांति समझौते को पक्का करता है और साथ ही रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क यानी रीफ लेकर आता है। मतलब अब लड़ाई खत्म करने को सीधे तौर पर साझा आर्थिक तरक्की से जोड़ा जा रहा है, जो कि सच में एक बेहतरीन अप्रोच है। अब कॉकेशस रीजन को समझने के लिए जरा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की स्थिति पर गौर करते हैं। भौगोलिक रूप से ये जगह अजरबैजान के इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर आती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बहुत ही लंबे और जटिल विवाद का केंद्र रही है। इस विवाद की गंभीरता को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के ठीक बाद यहाँ युद्ध छिड़ गया। 1994 में सीज फायर तो हुआ, लेकिन कोई पक्का समाधान नहीं निकला। फिर दशकों बाद 2020 में दोबारा जंग हुई, जिसमें अजरबैजान ने अपना कुछ इलाका वापस ले लिया और आखिरकार 2023 में अजरबैजान ने इस पूरे रीजन पर अपना फुल कंट्रोल कायम कर लिया। इतनी लंबी उथल-पुथल के बाद ही एक पक्के समाधान की जरूरत महसूस हुई, और वो समाधान एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में सामने आया। अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच व्हाइट हाउस में हाल ही में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। दशकों तक चले इस दर्दनाक संघर्ष को ऑफिशियली खत्म करने वाला ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक अचीवमेंट है। इस संधि का जो सबसे इंटरेस्टिंग और अहम बुनियादी ढांचा निकल कर आया है, वो है ट्रिप कॉरिडोर, यानी ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये रास्ता आर्मेनिया की बीच से होते हुए अजरबैजान को नक्शेबंद से जोड़ता है, और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे रूट को एक्सक्लूसिव तौर पर अमेरिका मैनेज करेगा, वो भी बिना अपनी कोई सेना वहां तैनात किए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पीस और डिप्लोमेसी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो इन सभी रीजनल ब्लूप्रिंट्स को मिडिल ईस्ट से लेके साउथ एशिया और अफ्रीका से लेके कॉकसस तक करीब से देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जिस तेजी से दुनिया में पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं, क्या शांति के ये क्षेत्रीय ब्लूप्रिंट्स लंबे समय तक मजबूती से टिक पाएंगे, या फिर हम दुनिया भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ बिल्कुल ही नए आर्किटेक्चर की नींव रखे जाते हुए देख रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें आने वाले समय में बहुत करीब से नजर रखनी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात होने वाली है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही बदल रहे हैं व्यापार, टैक्स और संसाधनों को लेकर बने पुराने नियम। अब वैश्विक राजनीति सिर्फ सीमाओं और सेनाओं तक सीमित नहीं रह गई है। आज की सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि हम अपनी धरती और इसके अनमोल खनिजों को कैसे संभालते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा, इसलिए इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए। दुनिया भर के नेता एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है। ये दिखाता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय समझौते कितने जटिल हो चुके हैं। हर देश को अपने घरेलू फायदों को भी देखना है और साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े वैश्विक संकटों से भी लड़ना है। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जहां हमारा सामूहिक भविष्य तय किया जा रहा है। इन बदलती हुई वैश्विक रणनीतियों को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 प्रमुख स्तंभों में बांटा है: व्यापार और ग्रीन टैरिफ, निष्पक्ष वैश्विक कराधान, महत्वपूर्ण खनिजों की दौड़,
गहरे समुद्र में खनन और अंत में स्वास्थ्य और जलवायु की सुरक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले स्तंभ से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पिलर है व्यापार और ग्रीन टैरिफ। यहाँ हम बात करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBMM की। आइए देखते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन इसके जरिए व्यापार और पर्यावरण के बीच एक नई दीवार खड़ी कर रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई देश बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाकर सस्ता स्टील या सीमेंट बना रहा है, तो क्या उसे दुनिया भर में आसानी से बिकने दिया जाना चाहिए? यूरोपियन यूनियन का जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो CBAM लेकर आए हैं, जो 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप कार्बन गहन चीजें आयात करते हैं, तो आपको उस प्रदूषण की कीमत चुकानी होगी। इसे वैश्विक सप्लाई चेन को हरा भरा बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, जिसका तर्क है कि ऐसा करने से कार्बन लीकेज रुकेगा और पर्यावरण को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे विकासशील देश हैं, जो इसे एक तरफा और अनुचित मानते हैं। उनका कहना है कि यह एक तरह की व्यापार बाधा है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बेवजह का आर्थिक बोझ डालती है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, निष्पक्ष वैश्विक कराधान। व्यापार से निकलकर अब बात करते हैं टैक्स की। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अलग अलग देशों के नियमों का फायदा उठाती हैं, और अब दुनिया इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। स्क्रीन पर दिख रहे इस बड़े से नंबर पर ध्यान दीजिए, 15%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट है। 2021 में दुनिया के 137 देशों ने इस पर हाथ मिलाया था। इसका मकसद बहुत सीधा है, बड़ी कंपनियों को टैक्स हेवन यानी कम टैक्स वाले देशों में अपना मुनाफा छिपाने से रोकना। यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पिलर 1 कहता है कि भाई टैक्स वहां चुकाया जाना चाहिए जहां असल में व्यापार हो रहा है, और पिलर 2 यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई कंपनी किसी देश में इससे कम टैक्स देती है, तो उसका अपना देश बाकी का टॉप अप टैक्स वसूल सकता है। हालांकि अमेरिका का इस डील से पीछे हटना एक बड़ा झटका है, जिससे इसे लागू करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, महत्वपूर्ण खनिजों की दौड़। आज के डिजिटल और ग्रीन भविष्य की चाबी इन्हीं संसाधनों के पास है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या सोलर पैनल, इनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। कूटनीति की दुनिया में आजकल एक शब्द बहुत गूंज रहा है, डी-रिस्किंग यानी जोखिम कम करना। दुनिया के ज्यादातर देश अब समझ चुके हैं कि जरूरी खनिजों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए अब तेजी से नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए जा रहे हैं, ताकि सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा सके। इस टेबल को देखिए, यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प गठबंधनों की तुलना की गई है। एक तरफ है फोर्ज, जो खनिजों की सप्लाई को कुल मिलाकर पारदर्शी और मजबूत बनाने पर जोर देती है, और दूसरी तरफ है पैक्स सिलिका, जिसका फोकस एकदम सीधा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स जैसी एडवांस तकनीक को सुरक्षित करना। इन सब के बीच भारत अपनी स्थिति बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है और इन वैश्विक बदलावों का सीधा फायदा उठा रहा है। खनिजों की इस दौड़ से जुड़ा हमारा चौथा पिलर हमें जमीन से सीधा समंदर की गहराइयों में ले जाता है, डीप ओशन माइनिंग। जरा सोचिए, समंदर के एकदम नीचे जहां ज्वालामुखी का मैग्मा ठंडे पानी से टकराता है, वहां क्या होता है? वहां बनते हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। ये वो खजाने हैं जो तांबे, जस्ते और सोने चांदी से भरे हुए हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यही वो दुर्लभ धातुएं हैं जिनकी पूरी दुनिया को तलाश है। लेकिन समंदर की तलहटी में जाकर माइनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी या ISA या ISA की है। इनके सामने एक बड़ी चुनौती है, इन खनिजों का आर्थिक फायदा भी उठाना है और समंदर के नाजुक पर्यावरण को भी बचाना है। यह संस्था दुनिया के आधे से ज्यादा महासागरों की देखरेख करती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने हाल ही में हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन का राइट हासिल कर लिया है। खनिजों की इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जटिल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। यह सब कूटनीति का ही खेल है, जो तय करेगा कि इन अनछुए खजानों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक समान रूप से कैसे किया जाए। अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और आखिरी पिलर पर, स्वास्थ्य और जलवायु की सुरक्षा।
ये पूरी तरह से दुनिया के वजूद और आने वाले कल को सुरक्षित करने के बारे में है। स्क्रीन पर दिख रही ये टाइमलाइन पिछले एक दशक की कूटनीतिक जीत की कहानी बयान करती है। 2015 में शुरू हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर पानी बचाने के लिए यूएन वाटर कन्वेंशन और अफ्रीका में जमीन को बंजर होने से रोकने वाले ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट तक। इसमें 2026 में लागू होने वाला CBAM टैक्स और हाल ही के महामारी समझौते भी शामिल हैं। ये सभी कदम इस बात का सबूत हैं कि दुनिया एक बेहतर कल के लिए कैसे एक साथ आ रही है। इन सब में जो सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण कदम है वो है WHO का महामारी समझौता। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जो दर्दनाक सबक सिखाया, उसके बाद ये कदम उठाना ही था। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जिसका एक ही लक्ष्य है, ये सुनिश्चित करना कि अगर भविष्य में कभी कोई ऐसी बीमारी आए तो दुनिया पहले से तैयार हो और हमें वैसी तबाही दोबारा ना देखनी पड़े। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचने वाली बात है कि दुनिया के नियम इतनी तेजी से बदल रहे हैं, कार्बन टैक्स से लेकर समंदर की गहराइयों में खनन तक। ऐसे में इन नए समझौतों के बीच 21वीं सदी में ताकत का पलड़ा किस तरफ झुकेगा? पर्यावरण और संसाधनों की इस नई कूटनीति में आगे कौन निकलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दुनिया में तेजी से बदल रहे आर्थिक और कूटनीतिक समीकरणों की। मतलब ग्लोबल लेवल पर जो ये बड़े बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं ना, वो दरअसल कैसे काम कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे अलग अलग देश आपस में जुड़ रहे हैं और इन सब में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका कैसे बदल रही है। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक और ट्रैवल शिफ्ट्स की, फिर देखेंगे ग्लोबल फोरम्स का विस्तार। इसके बाद हम एक खास केस स्टडी के तौर पर भारत की ग्लोबल लीडरशिप को डिकोड करेंगे और आखिर में बात होगी कैपेसिटी बिल्डिंग और वीजा की। बस इतना ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, आर्थिक और यात्रा संबंधी बदलाव, यानी कैसे बॉर्डर्स अब आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC का वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सिर्फ रास्तों को आसान नहीं बना रहा, बल्कि पूरे रीजन को आर्थिक रूप से एक धागे में पिरो रहा है। और इसी के साथ अगर हम भारत और GCC के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि जब आसान यात्रा और व्यापार आपस में मिलते हैं तो इसके कितने बड़े आर्थिक फायदे हो सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ईस्टर्न यूरोप की तरफ देखें तो बुल्गारिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2007 में ये यूरोपियन यूनियन में तो शामिल हो गए थे, लेकिन 2026 तक यूरो को पूरी तरह से अपनाने के लिए इन्हें एक बहुत लंबी टाइमलाइन से गुजरना पड़ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी देश की मॉनेटरी पॉलिसी को बदलना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसमें दशकों लग जाते हैं। तो आखिर इस ट्रांजिशन में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि ये सिर्फ एक नई करेंसी अपनाने की बात नहीं है। इसके लिए बुल्गारिया को अपने राष्ट्रीय कानूनों में एकदम बेस लेवल पे जाके बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी मशीन के गियर्स बदलने जैसा है, ताकि जब वो यूरोपियन कॉमन मार्केट का हिस्सा बने तो पूरा यूरोजोन बिना किसी झटके के बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। इसी बीच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपना दायरा काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB को ही ले लीजिए। हाल ही में इसके बोर्ड ने कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान की एंट्री को हरी झंडी दे दी है। ये बहुत बड़ा कदम है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पश्चिमी देशों के संस्थानों पर निर्भरता नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का दायरा अब कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ब्रॉडनिंग ग्लोबल फोरम्स, यानी कैसे ये वैश्विक मंच भविष्य की नीतियां तय कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU कोई नया संगठन नहीं है? इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी और आज की डेट में इसमें पूरे 183 मेंबर देश शामिल हैं। 183! ये संख्या अपने आप में बताती है कि शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसदों को एक साथ लाने वाला ये मंच आज कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में ताशकंद में इनकी 150वीं असेंबली हुई थी और वहां की चर्चाओं से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ अपने बॉर्डर्स की रक्षा करना नहीं रह गया है।
बल्कि वहाँ दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने मानवाधिकारों की रक्षा, यूथ एम्पावरमेंट और क्लाइमेट एक्शन जैसे मुद्दों को सुलझाने पर सबसे ज्यादा फोकस किया। ये आज के समय के कोर ग्लोबल गोल्स हैं। अब जहां एक तरफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक फोरम्स भी नए रूप ले रहे हैं। UNCTAD-16 के दौरान सेवियर फोरम ऑन डेट की घोषणा की गई। आज के टाइम पर ग्लोबल डेट यानी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की समस्या कितनी बड़ी है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये फोरम लिटरली एक बहुत ही फोकस्ड और ज़रूरी पहल है जो विकासशील देशों को इस कर्ज के जाल और इसकी बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी से निकालने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें तो 3 Cs इनिशिएटिव या 3SI ने भी अपना एक दशक पूरा कर लिया है। 2015 में शुरू हुआ ये विजन आज बाल्टिक, एड्रियाटिक और ब्लैक सी के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी कोऑपरेशन को जिस तरह से शेप कर रहा है, वो रीजनल कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भारत का वैश्विक नेतृत्व। इसे हम एक केस स्टडी के तौर पर समझेंगे। इन बदलते हुए ग्लोबल डायनामिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और यहाँ भारत का रोल वाकई काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी APO को ही देख लीजिए। ये 21 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है और एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते भारत अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विजन तय करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये लीडरशिप सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IOARA की चेयरशिप भी भारत के पास है। हिंद महासागर को तो आप जानते ही हैं, ग्लोबल ट्रेड के लिए ये एक लाइफलाइन है। तो इस कुर्सी पर होना भारत को पूरे रीजन में समुद्री सुरक्षा और कॉपरेशन को और मजबूत करने के एकदम सेंटर में लाकर खड़ा कर देता है। बात सिर्फ जमीन और समंदर की नहीं है, आसमान में भी ये डिप्लोमेसी काम कर रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या ICAO की काउंसिल में 2025 से 2028 के लिए भारत का फिर से चुना जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये नेशनल प्रेजेंस को ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स तय करने में बदलने का मौका है। और सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड जैसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि छोटे देशों को भी बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिल सके। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 4 पर, कैपेसिटी बिल्डिंग और वीज़ा। आइए देखते हैं कि ये हाई लेवल नीतियां ज़मीनी स्तर पर कैसे काम कर रही हैं। तो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी कूटनीतिक बातें हो रही हैं, उनका आम लोगों पर क्या असर है? सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम यानी SVES के जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं, वो इसका सबसे सीधा उदाहरण है। सार्क का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे साउथ एशिया के देशों के बीच रीजनल मोबिलिटी को आसान बनाया जाए और लोगों के ट्रैवल करने में आने वाली अड़चनों को हमेशा के लिए दूर किया जाए। और इसके साथ ही बड़े लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो भी कमाल के हैं। इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पुराने ITEC प्रोग्राम के बेस पर काम करता है और 160 देशों में हर साल पूरे 12,000 ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रोवाइड करता है। जरा सोचिए, ग्लोबल साउथ के देशों को उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में इस तरह की ट्रेनिंग कितनी बड़ी मदद कर रही है। तो अब इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो नए गठबंधन बन रहे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंक्स एक्सपैंड हो रहे हैं और डिप्लोमैटिक फोरम्स का दायरा बढ़ रहा है, इन सब को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या ये सारे शिफ्ट्स आने वाले दशक में ग्लोबल गवर्नेंस के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे? ये कूटनीति का एक नया दौर है और इसे आगे खुलते हुए देखना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की कुछ सबसे उलझी हुई कड़ियों को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारी बेहद नाजुक सैन्य सुरक्षा, बड़े बड़े वित्तीय समझौते और सदियों पुरानी सांस्कृतिक कूटनीति आज आपस में टकरा रही हैं और कैसे ये आधुनिक वैश्विक संबंधों के पूरे ताने बाने को बदल कर रख रही हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति। दूसरा, नई संधियां और वित्तीय समझौते। तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंस का भविष्य। और चौथा, हमारे सांस्कृतिक रिश्तों की नई शुरुआत। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोड मैप को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला पिलर है ग्लोबल सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो डगमगाती हुई शांति जिस पर आज दुनिया खड़ी है।
चलिए देखते हैं कि कैसे लंबे समय से चले आ रहे युद्ध हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप की तरफ देखते हैं। जरा आप 5500 किलोमीटर लंबी इस विशाल ध्रुज़बा पाइपलाइन के बारे में सोचिए। ऐतिहासिक रूप से ये रूस और कजाकिस्तान के तेल को यूरोप तक पहुंचाने वाली एक बहुत ही अहम लाइफलाइन रही है। लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सेना ने इसके एक प्रमुख पंपिंग स्टेशन पर हमला कर दिया। ये घटना हमें साफ तौर पर दिखाती है कि आज के आधुनिक युद्धों में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन कितनी ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। लेकिन इसके ठीक उलट मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने वाकई सबको हैरान कर दिया है। कुर्दिश पीके के मिलिटेंट ग्रुप ने अचानक एक तत्काल सीजफायर की घोषणा कर दी है। तुर्की के खिलाफ पिछले 40 सालों से जो खूनी विद्रोह चल रहा था वो रोक दिया गया है। ये स्वदेशी इंडो यूरोपीय समूह मुख्य रूप से तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैला हुआ है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस शांति पहल का असर पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर कितना गहरा पड़ने वाला है। अब एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। जहां एक तरफ सीजफायर हो रहे हैं, वहीं पुराने सुरक्षा नियम बुरी तरह टूट भी रहे हैं। ओटावा कन्वेंशन को ही ले लीजिए। इसका मूल मकसद आम नागरिकों को बारूदी सुरंगों यानी लैंडमाइंस से बचाना था। लेकिन आज हकीकत क्या है? रूस से बढ़ते सैन्य खतरों को देखते हुए नाटो के 4 सदस्य देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया इस मानवीय संधि से पीछे हट रहे हैं। मतलब साफ है, जब बात अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी की आती है तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी पीछे छूट जाती हैं। और नियमों के इस बदलाव से ही हम आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, संधियां और वित्तीय समझौते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंस और व्यापार के नियम बड़ी तेजी से फिर से लिखे जा रहे हैं। फिर चाहे बात अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए यूएन कन्वेंशन ऑन नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स की हो, या फिर खूनी हीरों यानी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किम्बरली प्रोसेस की भारत की अध्यक्षता की, हर तरफ एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से अलग थलग पड़े ईरान ने एक बड़ा ही सोची समझी चाल चली है। अपने इकोनॉमिक आइसोलेशन को तोड़ने के लिए ईरान ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने वाले यूएन के CFT कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। उनका अल्टीमेट गोल क्या है? वैश्विक वित्तीय नियमों के साथ खुद को जोड़ना, ताकि अंततः वो FATF की कड़ी ब्लैकलिस्ट से बाहर आ सकें। ये दिखाता है कि अलग थलग पड़े देश भी अब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में वापस आने की जद्दोजहद कर रहे हैं। खैर, सुरक्षा और फाइनेंस के इन पचड़ों से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है। हमारा तीसरा पिलर, क्लाइमेट फाइनेंस रोड मैप्स। क्लाइमेट एक्शन के लिए सबसे जरूरी है फंडिंग, और इसकी शुरुआत होती है इस नंबर से, $200 मिलियन। ये अमाउंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी यानी SOFF द्वारा लॉन्च किए गए एक बेहद अहम क्लाइमेट इम्पैक्ट बॉन्ड का है। यूएन की इस खास पहल का फोकस दुनिया के सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पर है। उन्हें तकनीकी और वित्तीय मदद दी जा रही है ताकि वो खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक मॉनिटरिंग कर सकें। ये महज एक निवेश नहीं है, बल्कि आने वाली आपदाओं से सीधे तौर पर जीवन बचाने की एक बहुत ही जरूरी पहल है। लेकिन अगर आप ग्लोबल चुनौतियों को देखें तो वो $200 मिलियन का आंकड़ा भी एक बूंद के समान लगने लगेगा जब हम इस दूसरे नंबर की बात करते हैं, $1.3 ट्रिलियन। बिल्कुल, साल 2035 तक $1.3 ट्रिलियन जुटाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसे बाकू से बेलम रोड मैप के तहत रखा गया है। ब्रिक्स देशों और कॉप प्रेसिडेंसी द्वारा संचालित ये रोड मैप सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये विकासशील देशों को भारी भरकम लोन की बजाय ग्रांट्स यानी अनुदान देने पर जोर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब गरीब देश आर्थिक तबाही और कर्ज के जाल में फंसे बिना भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सकेंगे। और अब इन तमाम भू राजनीतिक और वित्तीय उठापटक के बीच आइए रुख करते हैं अपने आखिरी पिलर का, रिज्यूमिंग कल्चरल टाइज, द हिमालयन ब्रिज। ये एक ऐसी कूटनीति है जो आज की मॉडर्न सीमाओं को भी लांघ जाती है। इस रूट मैप को देखिए। महामारी और मिलिट्री स्टैंड ऑफ की वजह से पूरे 5 साल के लंबे और तनावपूर्ण अंतराल के बाद भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को पार करने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भौतिक रूप से फिर से खुल रही है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये जमी हुई बर्फ के पिघलने का एक बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक क्षण है। ये 52 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक कोई साधारण यात्रा नहीं है। माउंट कैलाश हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन इन 4 प्रमुख धर्मों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान है। चाहे आप लिपुलेख दर्रे से जाएं या फिर नाथुला दर्रे से, ये यात्रा हमें एक बात मजबूती से याद दिलाती है कि हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत दुनिया की सबसे चौड़ी भू राजनैतिक खाइयों को भी आसानी से पाट सकती है।
तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के पुराने नियम टूट रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट और कल्चरल समझौते हमें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में वैश्विक समुदाय अपनी तत्काल मिलिट्री सिक्योरिटी और हमारे साझा भविष्य की जरूरतों के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।